5 मिनट रिकैप करते हुए चलेंगे। सबसे पहले हम लोगों ने इस चैप्टर में, देखो ये चैप्टर बहुत बड़ा चैप्टर है, 18-20 आवर्स लगते हैं डिस्कशन के। तो चार्ज, अभी तक हम लोगों ने चार्ज देखा है, कूलम्स लॉ ही चल रहा है, कूलम्स लॉ चल रहा है, जिसमें कि हम लोग वैलिडिटी कंडीशन या कंपेयर करना जो भी है, कूलम्स लॉ में हम लोगों ने जो कुछ भी किया है, अगर किसी का छूटा है तो वो अलग से हम लोग कवर कर लेंगे। कूलम्स लॉ से ही हम लोग एक इक्विलिब्रियम का कॉन्सेप्ट पढ़े थे लास्ट क्लास में। इसी पे कुछ और हम लोग क्वेश्चन प्रैक्टिस करेंगे, टाइप ऑफ इक्विलिब्रियम थोड़ा डिसाइड करेंगे, कुछ न्यूमेरिकल आज करेंगे हम लोग। और ठीक है, आज का टॉपिक इसी से रिलेटेड होगा। नेक्स्ट क्लास में मैं शुरू करूँगा इलेक्ट्रिक फील्ड। जिस तरह से ग्रेविटेशनल फील्ड होता है वैसे ही इलेक्ट्रिक फील्ड। उसके बाद इलेक्ट्रिक फील्ड को रिप्रेजेंट करने के लिए इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस, वेरी इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट। और फील्ड लाइन जानेंगे तब इलेक्ट्रिक फ्लक्स जानेंगे। इसी में बीच में आ जाएगा टॉर्क एंड पोटेंशियल एनर्जी ऑफ डाइपोल। तो कोई बात नहीं है, बीच में टॉर्क का कॉन्सेप्ट आएगा। मतलब यहाँ तक तो चार्ज के बारे में डायरेक्ट पढ़ रहे हो। इसके बाद चार्ज ने जो इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस किया वो हम लोग देखेंगे, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन से रिप्रेजेंट करेंगे, और उस फील्ड लाइन में इलेक्ट्रिक फ्लक्स थ्रू सर्टेन एरिया, और गॉस लॉ एंड एप्लीकेशन देखेंगे, और लास्ट में देखते हैं मोशन ऑफ चार्ज इन इलेक्ट्रिक फील्ड। तो अब तक हम लोगों ने बस चार्ज और कूलम्स लॉ पे डिस्कस हो रहे हैं। तो ठीक है भाई, कूलम्स लॉ पे डिस्कस हो रहे हैं, क्लियर है ना? यहाँ तक सबको आवाज़ आ रही है? जिसको कभी डाउट पूछना हो वो अपना माइक को अनम्यूट करेगा और डाउट पूछ लेगा, ठीक है? अननेसेसरी आप माइक को ऑन रखने की ज़रूरत नहीं है, नहीं तो इधर उधर का साउंड आता रहता है। चलो ये ठीक है, अभी हम लोग यहीं पे हैं, लार्ज चैप्टर। तो मैं अभी थोड़ा सा रिकैप करूं कि लास्ट क्लास में जो इक्विलिब्रियम का कॉन्सेप्ट पढ़ा था उसको थोड़ा सा, क्योंकि आज न्यूमेरिकल भी देखने हैं, न्यूमेरिकल लास्ट क्लास में भी देखा था, बट आज और न्यूमेरिकल देखने हैं जो स्कूल के लिए इम्पॉर्टेंट न्यूमेरिकल है। तो मैं इसको अभी साइड कर रहा हूँ और इक्विलिब्रियम एंड कूलम्स लॉ वाला थोड़ा सा रिकैप करके फिर आगे क्वेश्चन देखेंगे, ठीक है? चलो, इसमें हम लोगों ने कूलम्स फोर्स, जो कि हम लोग जानते हैं भाई, फोर्स बिटवीन टू चार्ज, Q1 है Q2 है, सेपरेशन अगर R हो तो फोर्स इज रिप्रेजेंटेड बाई मीडियम डिपेंडेंट कांस्टेंट Q1 Q2 अपॉन R²। ये होता था, और ये मीडियम डिपेंडेंट कांस्टेंट परमिटिविटी पे डिपेंड करता है। दिस इज इक्वल टू 1/4 पाई और एप्सिलॉन, परमिटिविटी ऑफ द मीडियम। कुछ मीडियम ना दिया जाए तो एयर या वैक्यूम समझते हैं, और एप्सिलॉन नॉट से रिप्रेजेंट करते हैं, वो रखते हैं हम लोग। तो अगर कुछ ना बोला जाए मीडियम के बारे में तो 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट लेना है। एप्सिलॉन नॉट इज द परमिटिविटी ऑफ एयर और वैक्यूम, और इस पूरे का वैल्यू कितना होता है सबको मालूम है, 9 × 10⁻⁹ न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम स्क्वायर। ये वैल्यू होता है, ये सबको मालूम है भाई, ठीक है? चलो, ये तो कूलम्स फोर्स होता है, फोर्स बिटवीन टू चार्ज, अनलाइक हुए तो अट्रैक्ट करेंगे, लाइक हुए तो रिपेल करेंगे। बट इक्विलिब्रियम की बात करें, इक्विलिब्रियम ऐसा स्टेट होता है जो कि नेट फोर्स जीरो वाला स्टेट होता है। अगर कोई भी बॉडी इक्विलिब्रियम में होना है तो उस पर नेट फोर्स जीरो होना है। कोई चार्ज अगर इक्विलिब्रियम में होना है, इसका मतलब हो गया कि उस पर्टिकुलर चार्ज पे अगर मान लो 4 फोर्स लग रहे हो, 5 फोर्स लग रहे हो, जितने भी फोर्स लग रहे हो, कोई अट्रैक्ट कर रहा हो, कोई रिपेल कर रहा हो, इन सारे फोर्सेस का जब नेट निकालेंगे, नेट फोर्स ऑन Q0 इट शुड बी जीरो। नेट फोर्स जब निकालें और वो जीरो वेक्टर यानी नल वेक्टर आए तो बोलेंगे कि वो चार्ज इक्विलिब्रियम में है, तो वो चार्ज इक्विलिब्रियम में है। और बेसिकली इक्विलिब्रियम के डिफरेंट टाइप हम लोग लास्ट क्लास में डिस्कस किए थे, जिसका छूटा होगा वो वीडियो कवर करेगा। और ये तो मैंने डाल भी रखा है ग्रुप में, ठीक है? जिसके भी, जो भी ग्रुप में अगर बाद में कोई ऐड हुआ हो तो वो बता देगा। तो इक्विलिब्रियम के बारे में ये देखा था, नेट फोर्स जीरो वाला कंडीशन इक्विलिब्रियम है। और हम लोगों को जो ज़्यादा यूज़ करने हैं इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में वो है स्टेबल इक्विलिब्रियम, अनस्टेबल इक्विलिब्रियम, एंड थर्ड वाला क्या है युवराज? न्यूट्रल इक्विलिब्रियम। तो यहाँ पे मैं इस इक्विलिब्रियम को रिकॉल कराता हूँ भाई। यहाँ पे देखो, अगर हम लोग एक मास की बात करें, वही मैकेनिक्स में जो पढ़ा था, अगर मास की बात करें तो यहाँ पे mg है और एक हमारा नॉर्मल है, नेट फोर्स जीरो है। सो दिस स्फीयर इज इन इक्विलिब्रियम। ये हॉलो हेमिस्फेरिकल बॉल में ये रखा हुआ है, ये छोटा सा स्फीयर, बट दिस विल बी इन इक्विलिब्रियम सिंस नेट फोर्स इज जीरो। सिंस नेट फोर्स जीरो, ये भी इक्विलिब्रियम में होगा। इस पे भी mg लग रहा है, नॉर्मल लग रहा है, और यहाँ पे भी नेट फोर्स जीरो है, ये भी इक्विलिब्रियम में है, और ये भी इक्विलिब्रियम में है, mg लग रहा है, इधर भी हमारा नॉर्मल लग रहा है। नेट फोर्स यहाँ भी जीरो है, इसलिए ये भी इक्विलिब्रियम है। नेट फोर्स जहां जीरो हो जाए जिस पे भी, वो इक्विलिब्रियम में समझा जाए, इट मींस एक्सेलरेशन जीरो समझा जाए। रेस्ट में है तो स्टैटिक इक्विलिब्रियम, मोशन में रह करके है
तो वेलोसिटी कांस्टेंट, एक्सेलरेशन जीरो तो वेलोसिटी कांस्टेंट, तो उसको डायनेमिक इक्विलिब्रियम बोल देते हैं हम लोग। लेकिन ये तीनों इक्विलिब्रियम में हैं। इसको कौन सा बोलते हैं भाई? स्टेबल इक्विलिब्रियम। इसको कौन सा बोलेंगे भाई? तो ये होगा अनस्टेबल इक्विलिब्रियम। और ये वाला क्या होगा भाई? तो ये होता है न्यूट्रल इक्विलिब्रियम। ठीक है, न्यूट्रल इक्विलिब्रियम। ध्यान देंगे, जिनका लास्ट क्लास मिस हुआ था वो ज़रूर ध्यान देंगे। आदित्य भारद्वाज ध्यान रखोगे। स्टेबल इक्विलिब्रियम इसको क्यों बोल रहे हैं? क्योंकि ये इक्विलिब्रियम ऐसा इक्विलिब्रियम है जो स्टेबल, मतलब वो बार बार रिगेन करेगा। अगर स्लाइटली तुम डिस्टर्ब करोगे तो डिस्टर्ब करके और छोड़ दोगे तो ये वापस यहीं आ जाएगा, ऐसे ऐसे करेगा और फाइनली यहीं पे आके सेट कर जाएगा। अगर यहाँ पे थोड़ा सा हम लोग डिस्प्लेस कर दें इसको, स्लाइटली डिस्प्लेस्ड एंड रिलीज्ड, देन दिस स्फीयर विल नॉट रीगेन इट्स इक्विलिब्रियम, ये अवे चला जाएगा। मीन्स जो इक्विलिब्रियम को हम लोग कंसिडर कर रहे हैं उस इक्विलिब्रियम से अवे चला जाएगा। एक बार डिस्प्लेस हुआ स्लाइटली तो समझो परमानेंटली डिस्प्लेस हो गया, यहाँ रिगेन नहीं करेगा। नहीं करेगा तो ये अनस्टेबल इक्विलिब्रियम बोलते हैं। और डिस्प्लेस करके छोड़ने पे बार बार रिगेन करता रहे वही ओरिजिनल इक्विलिब्रियम, देन दिस ओरिजिनल इक्विलिब्रियम विल बी नोन एज स्टेबल इक्विलिब्रियम। और अगर इसको डिस्प्लेस करें तो ना तो ये रिगेन करे और ना ही ये अवे जाए, तो ऐसे कंडीशन में हम लोग बोलते हैं न्यूट्रल इक्विलिब्रियम, क्योंकि ये न्यूट्रल रहेगा, ना इसको फेवर करेगा ना इससे ये अवे जाएगा। मीन्स इसको ना तो लाइक करता है ना डिसलाइक करता है, कुछ नहीं करता है। न्यू पोजीशन, डिस्प्लेस्ड पोजीशन पे न्यू इक्विलिब्रियम फॉर्म कर लेगा। ऐसा इक्विलिब्रियम डिस्प्लेस करने पे डिस्प्लेस्ड पोजीशन पे ही न्यू इक्विलिब्रियम फॉर्म कर लेगा। इट मीन्स ये ओरिजिनल इक्विलिब्रियम न्यूट्रल इक्विलिब्रियम समझा जाएगा, क्योंकि ये न्यूट्रल है। इससे स्लाइटली डिस्प्लेस करने पे वो न्यूट्रल ही रहता है, ना तो इसको लाइक करते हुए रिगेन करता है ना डिसलाइक करते हुए अवे जाता है। तो ये तीन टाइप का था हम लोगों का इक्विलिब्रियम। कभी भी डिसाइड करना हो टाइप ऑफ इक्विलिब्रियम तो इन कॉन्सेप्ट को याद रखेंगे। एक होता था यही कि देखें हम लोग कैसे डिसाइड करते थे भाई, तो डिस्प्लेस स्लाइटली, डिस्प्लेस करो और तब रिलीज करो, डिस्प्लेस एंड देन रिलीज। स्लाइटली डिस्प्लेस करके रिलीज करें और देखें तमाशा, स्टेबल है तो रीगेनिंग होगा, अनस्टेबल है नो रीगेनिंग, ओरिजिनल नहीं होगा अवे चला जाएगा डिसलाइक करता हुआ। और दूसरा जो मेथड होता था कि आप पोटेंशियल एनर्जी देख सकते हो। पोटेंशियल एनर्जी देखो, नेबरिंग पॉइंट्स के रिस्पेक्ट में पोटेंशियल एनर्जी यहाँ पे मिनिमम होता है, इसलिए जहाँ पोटेंशियल एनर्जी मिनिमम हो तो जैसे ही रिलीज करेंगे ये क्या करेगा भाई, तो कोई भी टेंडेंसी यही होता है, हायर हाइट टू लोअर हाइट अपने आप मोशन होता है। नेचुरल मोशन इज ऑलवेज टुवर्ड्स डिक्रीजिंग द पोटेंशियल एनर्जी, इसलिए जैसे ही इसको डिस्प्लेस करके छोड़ोगे ये वापस यहीं आकर के सेटल करेगा। तो पोटेंशियल एनर्जी ऐसे कंडीशन में क्या होता है, तो मिनिमम होता है। मिनिमम पोटेंशियल एनर्जी अगर इस कंडीशन में है तो इसका मतलब समझ लेना स्टेबल इक्विलिब्रियम। और अगर पोटेंशियल एनर्जी कंपेयर टू नेबरिंग पॉइंट्स, नियर बाई पॉइंट्स जो हैं डिस्प्लेस इसको करेंगे तो पोटेंशियल एनर्जी और डिक्रीज होगा। तो जब रिलीज करोगे तो ये और कम पोटेंशियल एनर्जी की तरफ चलेगा, ज़्यादा पोटेंशियल एनर्जी की तरफ अपने आप नहीं चलता। इसलिए ये लोअर पोटेंशियल एनर्जी वाला कोई भी पानी को भी अगर वाटर को हम लोग छोड़ दें ऐसे यहाँ पे ड्रॉप कर दें तो ये किधर जाएगा भाई, जिधर लोअर हाइट है, जिधर कम पोटेंशियल एनर्जी उधर अपने आप जाएगा। तो इसलिए नेचुरल मोशन इज ऑलवेज टुवर्ड्स डिक्रीजिंग द पोटेंशियल एनर्जी। पोटेंशियल एनर्जी मिनिमम है तो स्टेबल इक्विलिब्रियम है, पोटेंशियल एनर्जी मैक्सिमम है तो अनस्टेबल इक्विलिब्रियम है। मैक्सिमम विद रिस्पेक्ट टू नेबरिंग पॉइंट्स, नियर बाई पॉइंट्स जो डिस्प्लेस करेंगे, आसपास के पॉइंट्स को देखेंगे डिस्प्लेस करके, तो उस कंडीशन में इसका पोटेंशियल एनर्जी और डिक्रीज ही होगा। मीन्स यहाँ जो था, जो ओरिजिनल इक्विलिब्रियम में था वो मैक्सिमम पोटेंशियल एनर्जी था, तो समझ लेना कि अनस्टेबल इक्विलिब्रियम वाला कंडीशन बन रहा है। और अगर पोटेंशियल एनर्जी आसपास जितना है उतना ही इस इक्विलिब्रियम में भी है, यानी पोटेंशियल एनर्जी कांस्टेंट रह रहा हो, पोटेंशियल एनर्जी इधर उधर करने से भी चेंज नहीं हो रहा, उतने का उतना ही रह रहा है, तो वो न्यूट्रल इक्विलिब्रियम को इंडिकेट कर रहा है। सो 3 टाइप ऑफ इक्विलिब्रियम, स्टेबल, अनस्टेबल, न्यूट्रल, दैट कैन बी डिसाइडेड बाय 2 मेथड। इधर पोटेंशियल एनर्जी का कंसिडरेशन कर लो, पोटेंशियल एनर्जी अगर जानते हो तो कर लोगे। जैसे यहाँ पोटेंशियल एनर्जी हम लोग जानते हैं भाई कि ज़्यादा हाइट होगा तो mgh पोटेंशियल एनर्जी होगा, जीरो हाइट होगा तो जीरो पोटेंशियल एनर्जी हो जाएगा। तो इस तरह से हम लोग समझते हैं कि मिनिमम वाला पोटेंशियल एनर्जी है। और अगर पोटेंशियल एनर्जी का एक्सप्रेशन तुम्हें नहीं पता तो ऐसे कंडीशन में चेक करना है तो कैसे करेंगे, तो स्लाइटली डिस्प्लेस करो और रिलीज करो, देखो रिगेनिंग होता है कि नहीं। रिगेनिंग हुआ तो कौन सा इक्विलिब्रियम, रिगेनिंग हुआ तो कौन सा इक्विलिब्रियम, बोलो भाई। स्टेबल इक्विलिब्रियम, ठीक है रोशन बोलो। और अगर कोई रिगेनिंग ना हो और ना ही अवे जाए तो कौन सा इक्विलिब्रियम,
न्यूट्रल इक्विलिब्रियम। ठीक है भाई, तो ये सब ध्यान में रहेगा। स्क्रीनशॉट लेना हो तो स्क्रीनशॉट ले लोगे। वैसे तो मैं वीडियो फिर से लिंक डाल ही देता हूँ। तो इसको अब हटाएं हम लोग। और याद होगा अभी मैंने बात की थी कि इस चैप्टर में ये हम लोगों का डिस्कशन हो रहा है कूलम्स लॉ, और इसी पे हम लोग डिस्कस कर रहे हैं। तो मैंने इक्विलिब्रियम इसको रिकॉल कराया तुम्हें। इक्विलिब्रियम कब होता है? जब नेट फोर्स जीरो होता है। तो नेट फोर्स जीरो जब भी होगा किसी भी बॉडी पे, किसी भी चार्ज पे, तो उसको बोलते हैं इक्विलिब्रियम में है। अब बॉडी अगर मोशन में रह करके मोशन में है और तब नेट फोर्स जीरो हो जाए तो इसका मतलब दिस वेलोसिटी विल रिमेन कांस्टेंट। और जब वेलोसिटी कांस्टेंट होगा तो ऐसे को बोलेंगे डायनेमिक इक्विलिब्रियम। एक होता है स्टैटिक इक्विलिब्रियम। अब ये सब क्या है? स्टैटिक इक्विलिब्रियम, रेस्ट में रह करके, और ये इक्विलिब्रियम में है। तो स्टैटिक डायनेमिक अभी हम लोगों का कंसर्न नहीं है उतना। हम लोगों को मेनली जानना है स्टेबल, अनस्टेबल और न्यूट्रल। उसमें भी इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में स्टेबल और अनस्टेबल की बात ज़्यादा होती है, न्यूट्रल इक्विलिब्रियम का कंडीशन नहीं बनता है। तो अभी स्टेबल अनस्टेबल को जानते हैं हम लोग। अब इस पे बेस्ड कुछ क्वेश्चंस करते हैं। क्वेश्चन जो आज हम लोग करेंगे उसमें मेनली होगा कूलम्स लॉ का यूज और फोर्स एनालिसिस और यही इक्विलिब्रियम का कॉन्सेप्ट। तो चलें हम लोग नेक्स्ट टॉपिक पे चलते हैं भाई। यहाँ तक में तो कोई डाउट नहीं, ये तो हमने लास्ट क्लास का रिकैप कराया। चलो हाँ, एक क्वेश्चन आ गया। चलो इस क्वेश्चन को ज़रा हम लोग सॉल्व करें। आप सब जल्दी से इसका क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। बुकलेट में का ही ये क्वेश्चन है, बुकलेट का ही क्वेश्चन है। ठीक है, आप इसको सॉल्व कर सकते हैं। सॉल्व करो, खाली नोट अभी मत करना, ये नहीं कि क्वेश्चन नोट करने लग गए। बस सॉल्व करके मुझे आंसर बताओ, सॉल्व करके आंसर बताओ। एक बार ट्राई तो करो कम से कम। लिखने का काम आप बाद में भी कर सकते हो, क्योंकि वीडियो का लिंक मैं शेयर कर देता हूँ, तो आप लिखने का काम बाद में भी कर सकते हो। अभी जितना लिखा जा सके वो ठीक है, बाद में देखो गैप दे दे करके अपना स्पेस दे करके रजिस्टर रखो अलग से फिजिक्स का नोटबुक। तो गैप दे करके अपना लिखते चलोगे, बाद में वो गैप को फिल कर लोगे। अभी क्वेश्चन लिखना नहीं है, अभी सॉल्व करना है। तो 4 सेंटेंस का गैप छोड़ करके और सॉल्व करो, बाद में उसको क्वेश्चन लिख लेंगे। आंसर निकल जाए तो जल्दी से अनम्यूट करके बता देना। सबको टाइम दे रहा हूँ, सब लोग ट्राई करेंगे। खाली क्वेश्चन टीचर सॉल्व करेगा यही नहीं देखने हैं, खुद भी कर रहे हैं, तो इसमें कुछ खास बात नहीं है। इसमें आप सॉल्व करो, कम से कम कोशिश करना होता है। कोशिश करने से ही कम से कम अंडरस्टैंडिंग बनता है, तब टीचर डिस्कस करेंगे तो समझ में आएगा। रेडी 1 2 3 सॉल्व करके हो जाओ फ्री। हो गए फ्री? सर 4 न्यूटन आया। चलो देखते हैं 4 न्यूटन हो रहा है या नहीं हो रहा है। मुझे तो लग रहा है कि शायद ठीक हो। चलो हम लोग चेक कर लेते हैं, आंसर तो याद रखते नहीं है किसी भी चीज़ का। चलो देखो 2 पॉइंट चार्ज। अब सब सारे लोग अपना पेन रख दें कॉपी पे और ज़रा अब ध्यान से देखें। जैसे जैसे क्वेश्चन कह रहा है, देखो मैंने पहले भी बताया था, क्वेश्चन का आधा सोल्यूशन क्वेश्चन समझने में है। न्यूमेरिकल का आधा सोल्यूशन क्वेश्चन को समझने में है। 2 पॉइंट चार्जेस 2 माइक्रोकुलम एंड 6 माइक्रोकुलम। तो चलो भाई उसके अकॉर्डिंगली हम लोग डायग्राम दिखाएंगे। एक बोल रहा है 2 माइक्रोकुलम, 2 माइक्रोकुलम लिख देंगे। एक बोल रहा है 6 माइक्रोकुलम है भाई, 6 माइक्रोकुलम लिख दिया। चलो ठीक है भाई, 2 माइक्रोकुलम एंड 6 माइक्रोकुलम रिपेल ईच अदर विद ए फोर्स ऑफ 12 न्यूटन। अच्छा भाई, तो कुछ तो सेपरेशन होगा, तो इनका जो रिपल्सिव फोर्स है, कैसा फोर्स है भाई? तो रिपल्सिव फोर्स है, वो रिपल्सिव फोर्स कह रहा है कितना है? 12 न्यूटन है। ये कह रहा है 12 न्यूटन। तो रिपल्सिव फोर्स ये कितना होगा भाई? तो 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट और Q1 Q2 यानी कि 2 माइक्रोकुलम इनटू यहाँ पे आ जाएगा 6 माइक्रोकुलम डिवाइडेड बाई ये R²। तो ये वैल्यू है, ये कह रहे हैं कि ये है 12 न्यूटन। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन दिस इज 12 न्यूटन। ठीक है, क्लियर है यहाँ तक? चलो अब दूसरे कंडीशन में अब क्या कह रहा है भाई? तो फर्स्ट सेंटेंस का हो गया। फर्स्ट सेंटेंस को हम लें, जहां डायग्राम की ज़रूरत हुआ डायग्राम बनाया, जहां इक्वेशन लिखना था मैंने इक्वेशन लिख दिया और ये इस तरह से रिप्रेजेंटेड हो गया। चलो अब जरा देखेंगे हम लोग कि अब इसको दूसरा सेंटेंस इसका देखा जाए। तो दूसरा सेंटेंस क्या कह रहा है? इफ ईच इज गिवन एन एडिशनल चार्ज -4 माइक्रोकुलम। इट मीन्स इसको भी हम लोगों ने -4 माइक्रोकुलम एडिशनल चार्ज दे दिया और इसको भी -4 माइक्रोकुलम एडिशनल दे दिया। ये क्वेश्चन कह रहा है एडिशनल चार्ज -4 माइक्रोकुलम, व्हाट विल बी द न्यू फोर्स बिटवीन देम।
अच्छा, जब ये एडिशनली चार्ज दे दिया हम लोगों ने तब बताना है न्यू फोर्स। तो एडिशनल चार्ज देने के बाद अब फाइनली जो कन्वर्ट हो करके बनेगा सिचुएशन, वो किस तरह का सिचुएशन हो जाएगा भाई? -4 माइक्रोकुलम तुमने दे दिया है, तो -4 इसमें अगर देंगे तो ये कितना चार्ज बन जाएगा? चार्ज कितना बन जाएगा रोशन? बोलो भाई। हाँ, तो इसमें ऐड कर देंगे भाई। चार्ज हमें नेट निकालना होगा इस पे, तो पहले से 2 माइक्रोकुलम है और बाद में -4 माइक्रोकुलम आया तो बच गया -2 माइक्रोकुलम। तो ये -2 माइक्रोकुलम अब हो जाएगा, तो -2 माइक्रोकुलम। और यहाँ पे क्या हो जाएगा? ये वाला चार्ज क्या हो जाएगा भाई? तो ये 6 है और इसमें -4 ऐड कर दिया, इसमें -4 ऐड कर दिया, तो बचेगा क्या भाई? तो दोनों को हम लोग स्केलर की तरह सम करेंगे और बच जाएगा कितना? 2 माइक्रोकुलम। तो एक है -2 माइक्रोकुलम और एक हो गया +2 माइक्रोकुलम। अब ऐसे कंडीशन में जरूरी है कि एक निगेटिव है एक पॉजिटिव है, तो अब अट्रैक्टिव फोर्स लगेगा। पहले तो रिपल्सिव फोर्स लग रहा था, ये जो रिपेल कर रहा था ये इसको रिपेल कर रहा था, ये रिपल्सिव फोर्स इतना था। अब तो अट्रैक्टिव फोर्स लगेगा भाई, तो ये अट्रैक्टिव फोर्स को लिखा जाए। तो बताओ भाई ये अट्रैक्टिव फोर्स कितना हो जाएगा? अब ये अट्रैक्टिव फोर्स हम लोग लिखेंगे, बताओ ये फोर्स अट्रैक्टिव कितना? तो 1/4πε0 और Q1 Q2 यानी कि 2 माइक्रोकुलम इंटू 2 माइक्रोकुलम। यहाँ माइनस लिखने की ज़रूरत नहीं है, मैं माइनस साइन को काउंट कर लिया कि अट्रैक्टिव है, डायरेक्शन में दिखा दिया, डायरेक्शन में दिखा दिया। निगेटिव था एक पॉजिटिव था तभी तो अट्रैक्टिव दिखाया, नहीं तो रिपल्सिव दिखा देता। तो अब हम लोगों को इस वैल्यू का, सिर्फ इस अट्रैक्टिव फोर्स के वैल्यू को अब लिखना चाह रहे हैं। तो दिस अट्रैक्टिव फोर्स विल हैव दिस मच वैल्यू। ये तो ये कितना है? ये अगर 12 है तो ये कितना है? ये चाहिए हमें। अट्रैक्टिव फोर्स जो न्यू है, न्यू फोर्स, वो ये हमें तो निकालना है। तो क्या करेंगे भाई? ये 12 न्यूटन है, रेशियो ले लें तो काम हो जाएगा, रेशियो लेंगे तब भी काम हो जाएगा। वैसे हम लोग अगर रेशियो लें तो बताओ क्या हो जाएगा? अगर मान लो इसको बनाते हैं इक्वेशन नंबर 1, इसको बनाते हैं इक्वेशन नंबर, ये इक्वेशन नंबर 1 बनाओ, इसको इक्वेशन नंबर 2 बनाओ। तो अगर हम लोग इक्वेशन 2 डिवाइडेड बाई इक्वेशन 1 अगर करें, वैसे कॉमन सेंस कहता है, कॉमन सेंस से भी कर सकते हैं, लेकिन तुम्हें जब स्कूल में आएगा ना तो कॉमन सेंस तो दिखाई नहीं देता ना, तो तुम्हें तो पेपर पे दिखाने पड़ेंगे, तो दिखाने पड़ेंगे तो उस हिसाब से काम करोगे। वैसे कॉमन सेंस तो कह रहा है कि देखो बाकी सब तो सेम ही है, डिनोमिनेटर सेम ही है, डिनोमिनेटर सेम ही है। अब यहाँ पे सेपरेशन थोड़ी चेंज करना था, सिर्फ एडिशनल चार्ज दिए गए थे, सो चार्ज चेंज हुआ है, सेपरेशन चेंज नहीं हुआ। सो डिनोमिनेटर इज सेम, डिनोमिनेटर इज सेम। तो हुआ यहाँ पे 2 × 6 और यहाँ पे हुआ 2 × 2 यानी कि 4 हुआ। 2 × 6 के करस्पॉन्डिंग यहाँ 12 न्यूटन आ रहा है, तो 2 × 2 के करस्पॉन्डिंग 4 न्यूटन आना ही चाहिए। तो कॉमन सेंस तो खुद ही कह रहा है 4 न्यूटन आएगा। फिर भी दिखाएंगे कैसे? ऐसे डायरेक्टली नहीं लिख देंगे 4 न्यूटन, हम लोग क्या करेंगे? रेशियो दिखाएंगे, क्योंकि आपको CBSE में, बोर्ड में, स्कूल में अगर ये ऐसा आए क्वेश्चन तो आपको दिखाना पड़ेगा। तो लेट अस टेक रेशियो। तो रेशियो ले रहे हैं भाई, अट्रैक्टिव फोर्स जो था वो और यहाँ पे जो रिपल्सिव फोर्स था वो, इन दोनों का जब रेशियो लेंगे तो बाकी सब होंगे कैंसल्ड और ये हो जाएगा 4 डिवाइडेड बाई, इधर है हमारा, ये हो गया कितना? 4 डिवाइडेड बाई 12, यही हो गया, क्योंकि ये 4 माइक्रो स्क्वायर और इधर 12 माइक्रो स्क्वायर। माइक्रो स्क्वायर, माइक्रो है 10⁻⁻⁶, तो माइक्रो स्क्वायर तो कैंसिल हो गया, मीन्स ये हो गया 1/3। ये रेशियो है 1/3। तो यहाँ से हम लोग बोल देंगे भाई कि इसका मतलब अट्रैक्टिव फोर्स जो था हमारा, फाइनली अट्रैक्टिव फोर्स इज इक्वल टू, तो बताओ भाई ये अट्रैक्टिव फोर्स इज इक्वल टू कितना हो जाएगा? तो ये रिपल्सिव फोर्स मल्टीप्लाई कर देंगे, F रिपल्सिव मल्टीप्लाइड बाई ये रेशियो जो आया था 1/3 आया था। तो रिपल्सिव फोर्स था 12 और ये है 1/3, इसलिए मिलकर के हो गया 4 न्यूटन। सो न्यू फोर्स विल बी अट्रैक्टिव एंड दिस विल बी हैविंग वैल्यू 4 न्यूटन। तो इस तरह से निकाल लेंगे, कोई परेशानी वाली बात नहीं होनी चाहिए। दिखाना पड़ेगा। देखो भाई, आप चाहते तो आपको ऑब्जेक्टिव होता तो फटाफट बोल देते अच्छा ये 12 है तो ये 4 है और अट्रैक्टिव है, लेकिन आपको स्कूल में तो भाई दिखाना पड़ेगा, तो दिखाना पड़ेगा तो ऐसे काम करेंगे। ठीक है, यहाँ तक क्लियर है? अब तो दिख रहा होगा क्वेश्चन। ये फर्स्ट वाले के अकॉर्डिंगली, फर्स्ट सेंटेंस के अकॉर्डिंगली ये लिखा हम लोगों ने, फर्स्ट के अकॉर्डिंगली ये लिखा,
इधर लिखा है, ये फर्स्ट सेंटेंस के अकॉर्डिंगली लिख दिया 12 न्यूटन है। दूसरा जो न्यू कंडीशन में है, अब ये आ गया तो दे कन्वर्ट हो गया ये। अब इस फॉर्म में भाई यहाँ पे -2 माइक्रोकूलम, यहाँ +2 माइक्रोकूलम, न्यू फोर्स निकालने थे, न्यू फोर्स हमने लिखा है ऐसे। अब रेशियो निकाल देंगे, रेशियो जब निकालेंगे तो हमें मिल जाएगा। जो निकालना है उसको यहाँ रखा, डिवाइडेड बाई जो नोन है उसको इधर रखा, तो ये मिल गया रेशियो 1/3, और इसके अकॉर्डिंगली हम लोगों का न्यू फोर्स वैल्यू भी मिल गया। ठीक है, किसी को कोई डाउट हो तो अनम्यूट करो और बताओ। नेक्स्ट क्वेश्चन आ गया तुम्हारे स्क्रीन पे, चलो इसको जल्दी से अब ट्राई कर लिया जाए। ये भी तुम्हारे बुकलेट में दिया हुआ क्वेश्चन है, इसको जल्दी से ट्राई करो। सर्टेन चार्ज Q इज डिवाइडेड, सर्टेन चार्ज Q, कैपिटल Q, इसको डिवाइड किया। सर्टेन चार्ज Q इज डिवाइडेड इनटू 2 पार्ट्स, 2 पार्ट्स में डिवाइड कर दिया। कौन कौन सा पार्ट भाई? तो एक है स्मॉल q पार्ट, स्मॉल q पार्ट, और दूसरा है भाई कैपिटल Q माइनस स्मॉल q पार्ट। मीन्स 2 पार्ट में इस चार्ज को डिवाइड कर दिया हम लोगों ने, बड़े से चार्ज को 2 पार्ट में डिवाइड कर दिया। ठीक है, विच आर सेपरेटेड बाई डिस्टेंस r। चलो अब इनका सेपरेशन भी हम लोगों ने डाल दिया है, वो है r। व्हाट मस्ट बी द वैल्यू ऑफ q। अब Q का क्या वैल्यू है, स्मॉल q का क्या वैल्यू है इन टर्म्स ऑफ कैपिटल Q, यानी स्मॉल q का वैल्यू इन टर्म्स ऑफ कैपिटल Q हमें निकालने हैं। What must be the value of small q in terms of capital Q to maximize the repulsion between the two charge। इन दोनों में मैक्सिमम रिपल्सन हो तो उसके लिए निकालने हैं। फॉर मैक्सिमम रिपल्सन बिटवीन 2 पार्ट्स, यही काम करने हैं भाई। क्वेश्चन जो कह रहा है उसके अकॉर्डिंगली ये सिचुएशन बना। बस अब इसके अकॉर्डिंगली हम लोग सॉल्व करें। चलो एक बार जल्दी से ट्राई मार लो भाई, 1 मिनट के लिए फटाफट ट्राई करो, तब तक मैं पेन का कलर बदलूं। ठीक है, सिचुएशन क्लियर है। 1 लार्जर चार्ज इज डिवाइडेड इनटू 2 स्मॉलर चार्ज, 2 स्मॉलर चार्ज में डिवाइड हो गए भाई। अब इनमें जो सेपरेशन है वो है r। अब इनमें जो फोर्स ऑफ रिपल्सन होगा, क्योंकि जो भी है ये चार्ज अगर पॉजिटिव है तो पॉजिटिव का ही 2 पार्ट हो गए, तो रिपल्सिव फोर्स मैक्सिमम हो। तो देखो भाई इसमें फिजिक्स से ज़्यादा मैथ्स इन्वॉल्व है। क्वेश्चन बड़ा कॉमन है, स्कूल में भी कई बार आए हैं, इसलिए कई स्कूल में ये आ चुका हूँ मैं, पिछले 15 ईयर से देख रहा हूँ, आते रहते हैं और बड़ा कॉमन है, हर बुक में भी मिलता है। चलो सॉल्व कर लिए। रोशन सॉल्व किए, रोशन करो। ऐसा ना किए, तनिष्का, तनिष्का हुआ तुम्हारा? तरुण कपूर किए भाई? हाँ हाँ करो भाई करो, बहुत ज़रूरी है। सर 2/2 आ रहा है मुझे। कितना आ रहा है Q का वैल्यू? कैपिटल Q/2। चलो चेक कर लेते हैं, स्कूल बेस्ड क्वेश्चन। तुम्हारा भी आ रहा है, रिया का भी? चलो चलो, अब तो यही दुनिया रह गई है। अब तो भाई आवाज़ से ही स्टूडेंट को पहचानना पड़ेगा, तो यही हो गया है। चलो कोई बात नहीं, चलो आगे बढ़ते हैं, इसको दिखाते हैं भाई। चलो इसको सॉल्व करते हैं। अब जरा पेन को रख दो, पेन को आराम दो, खोपड़ी को थोड़ा काम दो। देखो भाई 2 चार्ज ये हो गए, अलग अलग रख दिया। अब इसमें देखने हैं फोर्स। तो भाई ये जो रिपल्सिव फोर्स होगा वो होगा 1/4πε0 और Q इंटू कैपिटल Q माइनस स्मॉल q डिवाइडेड बाई r²। ये है फोर्स का एक्सप्रेशन।
अब इस फोर्स को मैक्सिमम होना है तो ये थोड़े ही ना इंक्रीज हो जाएगा, ये तो कांस्टेंट है भाई, ये तो कांस्टेंट है, ये थोड़े ही हमारा रिपल्सिव फोर्स को बढ़ाने के लिए ये कुछ चेंज हो जाएगा, और ना ही ये चेंज होना है क्योंकि ये आर सेपरेशन पर रखा हुआ है भाई, इसको चेंज नहीं कर रहे हैं तो ये भी हो गया कांस्टेंट। मेन आपको क्या करना है, ये चेंज करना है स्मॉल क्यू का वैल्यू। मतलब अगर ये 100 माइक्रोकूलम है एग्जाम्पल के लिए, तो ये 20 होगा तो ये 80 होगा, ये 30 होगा तो ये 70 होगा, तब देखो फोर्स कितना, और ये 40 होगा तो ये 60 होगा, तब देखो कितना फोर्स, ये 50 होगा तो ये 50 होगा, तब देखो कितना फोर्स, और अगर ये 55 होगा तो ये 45 होगा, तब देखो कितना फोर्स। तो तुम्हें यही देखना है कब ये फोर्स मैक्सिमम होगा। तो इस फोर्स के एक्सप्रेशन में ये कांस्टेंट है, इसलिए इसको मैक्सिमाइज करने की कोशिश नहीं करना है, इसको नहीं देखने हैं, हमें ये एक्सप्रेशन मैक्सिमम होना चाहिए। मीन्स फोर्स रिपल्सिव विल बी मैक्सिमम व्हेन, क्या मैक्सिमम हो भाई, व्हेन Q इंटू कैपिटल Q माइनस Q, ये जो वैल्यू है, ये प्रोडक्ट जो है वो मैक्सिमम हो जाए। जब ये मैक्सिमम तो ये प्रोडक्ट भी मैक्सिमम, और जब ये प्रोडक्ट मैक्सिमम तो फोर्स भी मैक्सिमम। तो फोर्स रिपल्सिव विल बी मैक्सिमम व्हेन दिस प्रोडक्ट इज मैक्सिमम, और प्रोडक्ट मैक्सिमम कब होगा, तो इसके दो मेथड हो सकते हैं, दो मेथड से सोच सकते हैं, जिनका अगर आंसर मिल भी जाए तो वो अल्टरनेट मेथड भी देख लेगा। दो तरह से इसको सॉल्व किया जा सकता है। एक मैं बता रहा हूं अलजेब्रा डोमिनेंट मेथड, अलजेब्रा वाला मेथड। कैसे, देखो हमें चाहिए, मेथड 1 मैं लिख रहा हूं, हमें चाहिए ये मैक्सिमम वैल्यू ऑफ फोर्स कब होगा, स्मॉल क्यू के किस वैल्यू के लिए मैक्सिमम फोर्स होगा, तो वो तभी होगा जब ये प्रोडक्ट हमारा मैक्सिमम हो। ठीक है, तो फोर्स इज मैक्सिमम when Q इंटू कैपिटल Q माइनस Q इज मैक्सिमम। इसमें तो किसी को कोई डाउट नहीं है, क्योंकि बाकी सब जो भी एक्सप्रेशन में है दैट इज कांस्टेंट, ये मैक्सिमम हो। तो अलजेब्रा में एक रिजल्ट है, मैं अभी बता देता हूं तुम्हें, वो रिजल्ट शायद मैथ्स में तुमने पढ़ा होगा, फिर भी मैं अभी बता दे रहा हूं कि ऐसे कोई दो क्वांटिटी का प्रोडक्ट, ऐसे दो क्वांटिटी का प्रोडक्ट जिनका सम, अगर इनका सम निकालें तो क्या मिलेगा, Q और प्लस कैपिटल Q माइनस Q इज इक्वल टू कैपिटल Q। ध्यान देना, अभी मैं एक रिजल्ट यूज कर रहा हूं अलजेब्रा का, ऑब्जेक्टिव में ये फटाफट हम लोग कर सकते हैं। ऐसा कोई भी दो क्वांटिटी जिसका सम कांस्टेंट हो तो उनका प्रोडक्ट मैक्सिमम होता है जब ये दोनों इक्वल होते हैं। मैं लिखवा दूंगा अभी, फिलहाल एक रिजल्ट अलजेब्रा का याद रखें कि ऐसा कोई भी दो क्वांटिटी x, y, इन दोनों का सम अगर फिक्स्ड होना है, कांस्टेंट होना है, तो इनका प्रोडक्ट मैक्सिमम होगा जब ये दोनों इक्वल होंगे। मतलब ये है कि यहां जो मैं बता रहा था कि इन दो का सम तो 100 है भाई, 100 को ही तो डिवाइड किया है दो पार्ट में, तो इन दोनों को सम करेंगे तो वही 100 मिलेगा, चाहे 30-70 सम करो, चाहे 40-60 सम करो, चाहे 50-50 सम करो। तो जिन दो क्वांटिटी का सम कांस्टेंट होना है उनका प्रोडक्ट मैक्सिमम होता है जब दोनों इक्वल होते हैं। ये अलजेब्रा का रिजल्ट है, मैं अभी हसम भी करा दूंगा, तो मैं यही यहाँ पे यूज कर दूंगा कि व्हेन दिस प्रोडक्ट इज मैक्सिमम, इनका सम कांस्टेंट है तो प्रोडक्ट मैक्सिमम होता है कब भाई, तो जब हमारा दोनों पार्ट इक्वल होता है अकॉर्डिंग टू द रिजल्ट। इसका मतलब ये वाला पार्ट और ये वाला पार्ट जब इक्वल हो जाए, इसका मतलब 2 इंटू स्मॉल क्यू कैपिटल Q हो जाए, इसलिए स्मॉल क्यू का वैल्यू कैपिटल Q/2 हो जाए। सो स्मॉल क्यू का वैल्यू कैपिटल Q/2 होगा, तो इसका मतलब कैपिटल Q को डिवाइड करना चाहिए, तो एक पार्ट हो गया तुम्हारा स्मॉल क्यू Q/2, तो ऑब्वियसली दूसरा पार्ट क्या हो जाएगा भाई, तो Q माइनस Q, तो Q माइनस Q, तो ये Q तो Q/2 मिला, इसलिए ये भी हो जाएगा Q/2, तो ये भी Q/2, ये मीन्स हाफ हो जाए, 50-50% हो जाए, तो दो पार्ट में मैक्सिमम प्रोडक्ट मिलेंगे और वो मैक्सिमम वैल्यू ऑफ फोर्स कर देगा। तो मैं पहले रिजल्ट लिख दे रहा हूं, उसके बाद इसका सोल्यूशन लिखूंगा। अभी तो समझा दिया बस मैंने, अब यहां पे देखो मैं रिजल्ट लिखता हूं। जब ये कांस्टेंट है तो मैं नोट का पॉइंट यहां पे लिख देता हूं। चलो यहां पे मैं नोट का पॉइंट लिख देता हूं,
या अलग से नोट का पॉइंट लिखवा दूंगा। चलो अलग से नोट का पॉइंट मैं पहले कर देता हूँ, देखो भाई, उसके बाद मैं इसको दिखा दूंगा। एक नोट का पॉइंट मैं लिख रहा हूँ, ठीक है, पहले हजम करा दो इस पॉइंट को। ये रिजल्ट है अलजेब्रा का। इफ x प्लस वाई इज कांस्टेंट, बताया गया होगा मैथ्स में तुम्हें, अलजेब्रा पढ़े होगे जब। इफ x प्लस वाई इज कांस्टेंट देन x इंटू वाई is maximum, x into y is maximum when x is equal to y, when x is equal to y। कैसे, थोड़ा हजम करा दें इसको, कैसे? तो ये सब कैलकुलस से हम लोग प्रूव भी कर सकते हैं, कैलकुलस से हम लोग इस बात को प्रूव भी कर सकते हैं। फिलहाल तो मैं एग्जाम्पल से मैं इसको हजम करा दूं। क्या है भाई, तो मान लो हमने 100 ही लिया फॉर एग्जाम्पल, सम है मान लो हमारा 100, तो प्रोडक्ट देखना चाहते हैं कि कब मैक्सिमम होगा। दो क्वांटिटी x एंड y, इसको हमने x और y में स्प्लिट कर दिया दो पार्ट में। तो मान लो ऐसा हो सकता है कि ये 5 हो और ये 95 हो भाई, तो सम हो जाएगा 100। तो इनका प्रोडक्ट कितना होगा भाई, तो 95 इंटू 5 425, यही हो गया। ठीक है भाई, अगर ये मान लो 10 हो जाता तो ये वाला 90 होता। तो इस कंडीशन में प्रोडक्ट कितना होगा भाई, x इंटू वाई जो हम लोग लिखना चाह रहे हैं, ये कितना होगा, तो 900 हो जाएगा। ठीक है भाई, अगर ये 20 हो और ये 80 हो तो प्रोडक्ट कितना हो जाएगा बताओ, ये हो जाएगा। और अगर ये 30 कर दें हम लोग, एक पार्ट को 30 रखें एक पार्ट को 70 रखें, तो रोशन कितना हो जाएगा प्रोडक्ट, बोलो 2100। और अगर ये 40 करें तो ये वाला 60 होगा। दोनों का सम अगेन 100 है, तो ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा। और अगर ये भी 50 करें और ये भी 50 कर दें, तो उस कंडीशन में क्या हो जाएगा भाई, हो जाएगा। और ये अगर 55 हो और ये 45 हो तो भी हमारा कुछ होगा, बट वो लेस देन 2500 होगा। दिस इज द मैक्सिमम प्रोडक्ट वैल्यू। 55 और 45 को भी मल्टीप्लाई करोगे तो कुछ आ जाएगा 2400 समथिंग, 2400 समथिंग आ जाएगा। यहाँ पे कुछ लिखा रहेगा, कुछ यहाँ लिखा रहेगा, बट वो 2500 से कम होगा। तो देख रहे हो कि दो क्वांटिटी का सम अगर फिक्स्ड ले रहे हैं, चाहे ये 595 लें, 1090 लें, 2080 लें, या 3070 लें, या 4060 लें, 5050 लें, तो इनका प्रोडक्ट देखा जा रहा है। तो प्रोडक्ट इज मैक्सिमम, जैसे जैसे देखो दोनों जब इक्वल टू की तरफ टेंड कर रहे हैं, वैसे वैसे प्रोडक्ट का वैल्यू बढ़ता जा रहा है, और ये मैक्सिमम होगा जब दोनों इक्वल होंगे। ठीक है, कैलकुलस में भी इसको प्रूव करते हैं, लेकिन हमारा ये मैथ्स का काम नहीं है अभी। फिलहाल ये प्रोडक्ट मैक्सिमम होगा, प्रोडक्ट इज मैक्सिमम व्हेन x इज इक्वल टू y। यहां दिख रहा है ना भाई, जब x इज इक्वल टू y हो रहा है तो प्रोडक्ट इज मैक्सिमम। आप कोई भी दो पार्ट कर दो इसका 100 का, चाहे आप 199 ही क्यों ना कर लो। अब मान लो एक होता 1 और दूसरा होता 99, तो प्रोडक्ट क्या होता फिर 99। तो जितना ज़्यादा इनमें डिफरेंस रहेगा उतना ही कम प्रोडक्ट होगा, जितना ही ये दूसरे के क्लोज आते जाएंगे उतना ही प्रोडक्ट बढ़ता जाएगा, और मैक्सिमम तब होगा जब दोनों इक्वल पार्ट हों। ऐसा एक फैक्ट है, अलजेब्रा का रिजल्ट है। ठीक है, बोलो भाई आदित्य, आदित्य यस सर, समझ गए? यस सर। तो इसी चीज़ का मैं यूज़ कर रहा हूँ, इसी चीज़ का मैं यूज़ कर रहा हूँ। बाद में लिखोगे कि भाई जब दो चार्ज को हमने, एक चार्ज को स्प्लिट किया दो पार्ट में, तो कुछ भी बन सकता है, ये छोटा बड़ा, बड़ा छोटा, कुछ भी हो सकता है, इक्वल पार्ट कुछ भी हो सकता है। अब ये फोर्स को मैक्सिमाइज करने के लिए वी नीड द प्रोडक्ट, मैक्सिमम वैल्यू का प्रोडक्ट चाहिए, जो कि कब हुआ भाई, तो यहाँ पे बोलेंगे मैक्सिमम फोर्स होने के लिए ये प्रोडक्ट मैक्सिमम होना चाहिए, जिसका सम क्या है, कांस्टेंट है, सम कांस्टेंट है, हेंस प्रोडक्ट Q इंटू कैपिटल Q इंटू Q, and hence force of repulsion will be maximum कब भाई, when Q is equal to capital Q minus Q, that is small q is equal to capital Q by 2, ये वाला वैल्यू हो जाएगा। दिस इज मेथड नंबर 1, और ये नोट का पॉइंट
अलग है। ठीक है, स्क्रीनशॉट लेना हो तो आप क्वेश्चन के साथ ले सकते हैं। थोड़ा छोटा कर देता हूँ, छोटा हो जा भाई, अरे हो जा छोटा। ठीक है, देखो भाई, आप चाहो तो स्क्रीनशॉट ये ले सकते हो। ठीक है, इसका स्क्रीनशॉट ले लिया, या नोट करना चाहें तो नोट कर सकते हैं। क्वेश्चन का आंसर कर रहे थे। मेथड 1 फोर्स का मैक्सिमम वैल्यू, पहले तो इन्हें एनालिसिस किया क्वेश्चन कह रहा है, या हम लोगों ने देखा कि प्रोडक्ट वो मैक्सिमम करना है, और आपके माइंड में आ गया अच्छा एक ही को दो पार्ट में किए हैं तो इन दोनों को ऐड करेंगे तो वो तो मिलना ही है। तो इसका मतलब कि दो पार्ट जो बने उनका सम तो कांस्टेंट है भाई। अब इनका प्रोडक्ट मैक्सिमम होगा तो फोर्स मैक्सिमम होगा, और प्रोडक्ट मैक्सिमम कब होगा? ऐसे दो क्वांटिटी जिनका सम कांस्टेंट हो तो प्रोडक्ट मैक्सिमम होता है जब दोनों प्रोडक्ट इक्वल रहें, दोनों जो हैं वो इक्वल रहें। दोनों को इक्वल किया, मिल गया हमें। ये मेथड नंबर 1 था, जिसका कि आप नोट का पॉइंट लिखना चाहें तो आप नोट का पॉइंट का भी स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। तो इसका ले लो भाई, इसका भी स्क्रीनशॉट आप चाहें तो ले सकते हैं। चलो ठीक है, यहाँ तक रोशन? चलो अब सारे लोग समझ गए। तो आपके इंफॉर्मेशन के लिए आपको इंटरेस्ट बन रहा होगा, अच्छा ऐसा पता नहीं अलजेब्रा में भूल गए हैं, शायद हुआ होगा। तो मैं एक और चीज़ लिख देता हूँ, इसी से रिलेटेड है, ध्यान देना। ये फिजिक्स में बहुत काम आता है इसलिए मैं यहाँ लिखवा रहा हूँ। अब मैथ्स में कब आपका होगा कब नहीं होगा अलजेब्रा में, वो मैथ वाले सर से पूछिएगा। लेकिन ये रूल है, अलजेब्रा का रूल है। एक और मैं इसी से रिलेटेड रूल लिख दे रहा हूँ यहाँ पे। इफ़ टू क्वांटिटी जिनका सम कांस्टेंट हो तो वो क्वांटिटी का प्रोडक्ट मैक्सिमम होता है जब दोनों इक्वल होते हैं। सिमिलर रिजल्ट इधर है। अगर प्रोडक्ट कांस्टेंट हो, अगर प्रोडक्ट क्या हो एक्स और वाई का कांस्टेंट हो, देन सम एक्स प्लस वाई विल बी मिनिमम व्हेन x इज इक्वल टू वाई। सम कांस्टेंट है तो प्रोडक्ट मैक्सिमम होगा जब दोनों इक्वल होंगे। प्रोडक्ट कांस्टेंट है तो सम मिनिमम होगा जब दोनों इक्वल हैं। साथ साथ हैं, दोनों सौतेले भाई हैं। कैसे? देखो इसको भी बता रहा हूँ। प्रोडक्ट जब कांस्टेंट हो, चलो भाई प्रोडक्ट ले लेते हैं, x इंटू वाई इज इक्वल टू मान लो 100 ले लेते हैं एग्जाम्पल के लिए। तो अब हम लोग ढूंढेंगे कि x प्लस वाई क्या हो रहा है। ठीक है, तो x इंटू वाई 100 है तो इसको ऐसे भी लिख सकते हैं भाई, 1 इंटू 100 होगा 100, 2 इंटू 50 भी 100 होता है भाई, बिल्कुल होता है, और 4 इंटू 25 भी 100 होता है, बिल्कुल होता है भाई। और क्या कर दें जो सिंपल रहे, तो इसको हम लोग और क्या लिख सकते हैं बोलो, 6 7 8 वाला भी नहीं फ्रैक्शन बन जाएगा, 9 10 इंटू 10, हाँ 10 इंटू 10 तो कर ही सकते हैं, और 5 इंटू 20 कर सकते हैं। चलो 5 इंटू 20, 5 इंटू 20 इज इक्वल टू 100। और क्या बन जाएगा, 6 वाला नहीं, 7 वाला नहीं, फ्रैक्शन बन जाएगा, 8 वाला नहीं। ठीक है, 10 इंटू 10 कर सकते हैं, ये भी 100 बन जाएगा भाई। तो हम लोग क्या कर रहे हैं कि ऐसे दो x और y ले रहे हैं जिनका प्रोडक्ट कांस्टेंट है। तो अब इनका सम देखो भाई, इनका सम देखो, तो ये सम क्या हो जाएगा इन दोनों का, 101। इस दोनों का सम क्या हो जाएगा भाई, तो ये हो जाएगा 52। इन दोनों का सम क्या हो जाएगा बोलो, बोलो भाई, 25 और 4 कितना, 29। इन दोनों का सम क्या हो जाएगा, 25। इन दोनों का सम क्या हो जाएगा, 20। इट मीन्स देख रहे हो कि जब प्रोडक्ट कांस्टेंट है तो इनका सम मिनिमम हो रहा है जब ये दोनों इक्वल हैं। जब ये दोनों इक्वल हैं तो मिनिमम होगा, दिस इज मिनिमम। और ये क्या है, मैक्सिमम। तो इसलिए ये अलजेब्रा के दो रिजल्ट याद रखना, फिजिक्स में बहुत जगह यूज होता है। अगर दो क्वांटिटी का सम कांस्टेंट है तो प्रोडक्ट मैक्सिमम होगा, प्रोडक्ट मैक्सिमम होगा जब इक्वल होंगे, और प्रोडक्ट कांस्टेंट है तो सम
मिनिमम होगा जब वो इक्वल हैं। तो इसके भी स्क्रीनशॉट लेना चाहो स्क्रीनशॉट ले लो, लिखना चाहेंगे तो लिख सकते हैं। तो दोनों बात समझ गए। मैं ऐसे लिखवा दिया इसको कि जब भी कभी फिजिक्स में काम आएगा तो मैं उस समय यूज़ करूँगा। अब तो ठीक है, चलो अब हटाएं इसको। अब हटा रहा हूँ, देखो भाई, अब देखो जो क्वेश्चन था हम लोगों का वो एक मेथड हम लोगों ने देख लिया। एक मेथड देख लिया भाई कि प्रोडक्ट हमारा कब मैक्सिमम होगा और फोर्स कब रिपल्सिव मैक्सिमम होगा। अब चलो इसका दूसरा मेथड मैं दिखाता हूँ। इसका दूसरा मेथड क्या होगा, ये ज़्यादा कॉमन है, किसी भी बुक में यही सोल्यूशन मिलेगा। ये वाला शॉर्टकट वाला है सोल्यूशन। तो मैंने बताया उतना, तुम्हें उतना करना थोड़े, तुम्हें तो माइंड में तुरंत स्ट्राइक करेगा, अच्छा इसको डिवाइड कर रहे हैं और इसका प्रोडक्ट यूज़ हो रहा है, तो ये तो मैक्सिमम तभी होगा जब दोनों इक्वल होंगे। तो फटाफट किया रफ में, और Q इज इक्वल टू कैपिटल Q माइनस Q किया और बात खत्म हो गई। वहीं से Q का वैल्यू कैपिटल Q/2 आया। दूसरा जो मेथड है वो ये है कि एक हमारा चार्ज Q हो गया, एक हमारा चार्ज क्या हो गया भाई, स्मॉल q, और दूसरा चार्ज क्या हो गया भाई, तो कैपिटल Q माइनस स्मॉल q। इन्हीं दोनों में फोर्स ऑफ रिपल्सन को मैक्सिमाइज कर रहे हैं। तो फोर्स ऑफ रिपल्सन है 1/4πε0 q इंटू कैपिटल Q माइनस Q डिवाइडेड बाई r²। दिस इज द फोर्स वैल्यू विच इज टू बी मैक्सिमाइज्ड। अब फिर से आ गया जो लास्ट क्लास में किया था हम लोगों ने, एप्लीकेशन ऑफ डिफरेंशिएशन, दैट इज इस फोर्स का मैक्सिमम वैल्यू। तो सोचो ये फोर्स का जब ग्राफ हमारा मान लो स्मॉल q का वैल्यू कम लिए तो देखा कि ये फोर्स यानी कि प्रोडक्ट वो हमारा कम आया। उधर तो देखे ही थे, उधर देख ही रहे थे कि जब हम लोग यहाँ पे देखो बता रहा हूँ, जब स्मॉल q का वैल्यू, यही है समझो स्मॉल q, ये वाला है समझो स्मॉल q, इधर वाला है दूसरा पार्ट कैपिटल Q माइनस स्मॉल q, ठीक है। ये वाला है स्मॉल q और ये वाला है सपोज करो कैपिटल Q माइनस Q। तो ये जब कम रहता है तो प्रोडक्ट ये है, जब ये थोड़ा ज़्यादा हुआ तो प्रोडक्ट ये है, थोड़ा और ज़्यादा हुआ तो प्रोडक्ट ये है। तो इसका अगर एनालिसिस मैं यहाँ दिखाऊँ तुम्हें कि ये जो मैं प्रोडक्ट यहाँ पे यूज़ कर रहा हूँ यानी कि फोर्स प्रोपोर्शनल टू द प्रोडक्ट, अगर मैं इसकी बात करूं एज ए फंक्शन ऑफ Q की, स्मॉल q का वैल्यू जब कम है, कम रखा है, Q का वैल्यू 1 रखा है, तो देखा तो मैं प्रोडक्ट सिर्फ 99 हुआ, प्रोडक्ट 99 हुआ, देखा था। फिर हमने 5 किया, 5 करेंगे, 5 करने के बाद फिर 10 कर रहे हैं, 10 करने के बाद 20 कर रहे हैं, 30 कर रहे हैं, 40% कर दे रहे हैं, 50% कर दे रहे हैं। तो यहाँ पे देख रहे हो भाई कि जब हमने 1 वैल्यू रखा था तो 99 हुआ था, 5 वैल्यू रखा तो 425 हो गया, बढ़ गया वैल्यू, 10 रखा तो 900 हो गया, और अगर हमने 20 रखा तो 1600 हो गया, 1600 हो गया। फिर देखा 30 रखा तो ये और ज़्यादा 2100 हो गया, फिर 2400 हो गया, फिर 2500 हो गया, जब ये 50 रखे तो 2500 हो गया। इस तरह से ये है, और वैसे ही इधर भी होगा, वैसे ही इधर भी होगा। क्यों? क्योंकि भाई देखो अब इसको हम लोग 55 तो इधर 45 यानी कि इधर 60 करेंगे तो इधर 40 हो जाएगा, ये वाला मिल जाएगा। इधर हम लोग 70 करेंगे तो इधर 30 हो जाएगा, 70 किया 30 हो जाएगा, तो ये वही वाला प्रोडक्ट रह जाएगा 2100। और इधर 80 करेंगे, इधर 20 करेंगे तो यही वाला 1600 वाला प्रोडक्ट रह जाएगा। इसका मतलब जैसा इधर चल रहा है वैसा ही इधर चलेगा। यहाँ पे होगा मैक्सिमम वैल्यू ऑफ प्रोडक्ट, मैक्सिमम वैल्यू ऑफ फोर्स, कब? जब दोनों 50-50% हो, ठीक है। अगर 60 हो जाएगा Q स्मॉल q वैल्यू, फिर कम होने लग जाएंगे, 70 हो जाएगा तो दूसरा 20 ही रह जाएगा, फिर 30 रह जाएगा, 80 रखेंगे 20 हो जाएगा, 90 है, फिर वैसे करते 99 हो जाएगा। तो इस तरह से ये है करो, मैक्सिमम हो रहा है तब। इट मीन्स अगर फोर्स और Q में ग्राफ हो तो हमें चाहिए वो Q का वैल्यू जिसके लिए मैक्सिमम हुआ है फोर्स। इट मीन्स वी नीड द पॉइंट वेयर dF/dQ इसका स्लोप 0 हो। इधर हमारा फोर्स है भाई, इधर हमारा Q है, तो dF/dQ इज द स्लोप, dF/dQ स्लोप है। और ये जब हमारा मैक्सिमम होना होगा फोर्स को जब, तो उस समय स्लोप 0 हुआ होगा। तो हमें वही स्मॉल q का वैल्यू चाहिए, वही स्मॉल q का वैल्यू चाहिए जो कि 50% ऑफ कैपिटल Q होता है। यही वैल्यू हमें चाहिए जिसके लिए स्लोप 0 हुआ है। तो समझ लो सेकंड मेथड कैलकुलस मेथड डायरेक्टली अप्लाई करेंगे। ये बात तो क्लियर हो गया ना भाई। हमने स्मॉल q का वैल्यू थोड़ा थोड़ा बढ़ाया तो देखा कि ये प्रोडक्ट इस तरह से निकलता है, जैसा प्रोडक्ट वैसा होगा फोर्स। इट मीन्स उस Q के वैल्यू पे, जिस Q का वैल्यू तुम्हें चाहिए इन ऑर्डर टू मेक फोर्स मैक्सिमम, तो उस कंडीशन में जरूर dF/dQ होना चाहिए 0, स्लोप 0 होना चाहिए। तो ठीक है भाई, वही चीज़ यहाँ पे अब हम लोग यूज़ करेंगे सेकंड मेथड में।
ठीक है, ठीक है। चलो अब यहाँ देखो, ये सेकंड मेथड हम लोग इस क्वेश्चन का देखने जा रहे थे। तो ये फोर्स हमारा कुछ इस तरह का होगा भाई। ये फोर्स एज ए फंक्शन ऑफ क्यू हमारा इस तरह से वेरी करेगा। सर्टेन क्यू का वैल्यू के लिए मैक्सिमम होगा ये फोर्स। हमें वही तो क्यू चाहिए, वही हमें क्यू चाहिए, जो कि आंसर आना चाहिए Q/2। लेकिन अभी तो हम लोगों ने, ये दूसरा मेथड है, अभी तो सॉल्व करके लाना है भाई। तो चलो भाई, इस क्यू का वैल्यू हम लोग निकालेंगे। इस क्यू का वैल्यू चाहिए। तो क्लियर है यहाँ से कि हम लोगों को फॉर एफ टू बी मैक्सिमम, फॉर एफ टू बी मैक्सिमम dF/dQ दैट इज स्लोप होना चाहिए 0, होना चाहिए 0। क्या होना चाहिए रोशन? dF/dQ स्लोप क्या होना चाहिए रोशन, बोलो। हाँ 0 होना चाहिए। ठीक है भाई, माइक ऑफ कर ले। चलो 0 होना चाहिए। तो इसको डिफरेंशिएट कर लेते हैं। लेट अस डिफरेंशिएट। dF/dQ निकाल लेंगे। तो dF/dQ निकालेंगे तो कांस्टेंट है भाई, कांस्टेंट है तो कांस्टेंट को रहने दो अभी ऐसे ही। ठीक है भाई, R² भी कांस्टेंट है। R², R थोड़ी चेंज हो रहा है, ये भी कांस्टेंट है। डिफरेंशिएट करना है बस इसको, Q इंटू दिस। डिफरेंशिएट किया जाए भाई। तो ये प्रोडक्ट फॉर्म है। कैसा फॉर्म है? प्रोडक्ट फॉर्म, मतलब डिफरेंशिएट करना है। यहाँ पे मैं अलग से एक स्टेप बढ़ा देता हूँ, कोई बात नहीं है। डिफरेंशिएट करना है Q इंटू कैपिटल Q माइनस Q। इसको डिफरेंशिएट करना है विद रिस्पेक्ट टू स्मॉल q। चलो ये हम लोग डिफरेंशिएट करना है, थोड़ा और आगे बढ़ा देते हैं, एक स्टेप और आगे बढ़ा देते हैं। सो dF/dQ इज इक्वल टू, ये तो अपना 1/4πε0r², तो एज इट इज है, कांस्टेंट रहेगा। ठीक है, इसको डिफरेंशिएट करने हैं। एंड दिस इज प्रोडक्ट फॉर्म, दिस इज प्रोडक्ट फॉर्म। प्रोडक्ट किसका किसका है? स्मॉल q का और कैपिटल Q माइनस Q का, इन दोनों का है। तो प्रोडक्ट फॉर्म में डिफरेंशिएशन कैसे करते थे याद होगा। फर्स्ट फैक्टर को डिफरेंशिएट करो, सेकंड फैक्टर एज इट इज मल्टीप्लाई करो, प्लस फर्स्ट फैक्टर को मल्टीप्लाई करो और सेकंड फैक्टर को डिफरेंशिएट करेंगे विद रिस्पेक्ट टू स्मॉल q। बोलो, कोई परेशानी यहाँ तक तो नहीं होनी चाहिए। याद होगा प्रोडक्ट रूल हम लोग ऐसे ही करते थे। u इंटू वी है अगर, तो du फर्स्ट को डिफरेंशिएट करो, इंटू वी करो, और u इंटू dV/dx करते थे। इट मीन्स प्रोडक्ट रूल तो ऐसे ही करते हैं भाई। ठीक है, अब हमें चाहिए dF/dQ को 0 करके स्मॉल q का वैल्यू। तो चलो अभी भी हम लोग लिखते हैं एक और सेंटेंस, 4πε0r² विच इज कॉन्स्टेंट। और यहाँ पे आ गया Q को Q के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करेंगे, 1 आ जाएगा। इट मीन्स कैपिटल Q माइनस Q, ये तो 1 हो चुका है, और प्लस ये हो जाएगा कितना भाई? तो इसको Q के रिस्पेक्ट में देखो, कैपिटल Q को Q के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करोगे 0 हो जाएगा, क्योंकि कैपिटल Q हमारा कांस्टेंट है। और माइनस Q को डिफरेंशिएट करेंगे तो इधर -1 हो जाएगा, यानी Q इंटू डिफरेंशिएशन है -1। ठीक है भाई, यहाँ तक मिल गया काम। और इसलिए अब हम लोग देखेंगे कि ये dF/dQ जो आया स्लोप, ये आया 1/4πε0r², और ये इधर आ गया Q माइनस 2Q, ये आ गया। अब ये है डिफरेंशिएशन का वैल्यू। तुम्हें क्या चाहिए भाई? तो तुम्हें तो चाहिए फॉर dF/dQ, फॉर dF/dQ इक्वल टू 0 क्या होना चाहिए? 0 कब होगा भाई? ये तो 0 होना नहीं, ये तो फिक्स है, इसी को 0 होने पड़ेंगे। फॉर dF/dQ टू बी 0, Q माइनस 2Q टू बी इक्वल टू 0 होना चाहिए। इसका मतलब 2Q कैपिटल Q होना चाहिए। इट मीन्स Q का वैल्यू कैपिटल Q/2 होना चाहिए, कैपिटल Q/2 होना चाहिए। कोई परेशानी नहीं है। ये सेकंड मेथड हुआ। सेकंड मेथड क्या हुआ भाई? तो सेकंड मेथड हुआ कि हम लोगों ने डिफरेंशिएट किया। जो फंक्शन आया था, एक्सप्रेशन आया था जो फोर्स का, इसको हम लोगों ने डिफरेंशिएट किया। डिफरेंशिएट किया भाई, और उसके अकॉर्डिंगली निकाला। तो जो कांस्टेंट थे उसको साइड रखा और इस प्रोडक्ट को डिफरेंशिएट किया। डिफरेंशिएट किया तो ये डिफरेंशिएट करके आया। अब ये स्लोप कब 0 होगा भाई? तो स्लोप 0 तब होगा जब ये 0 हो, ये 0 हो, क्योंकि इसको तो 0 होना नहीं है। तो ये 0 जब होगा तो स्मॉल q का वैल्यू कैपिटल Q/2 मिल जाएगा, मिल जाएगा। तो यहाँ तक ये एक्सप्रेशन हो गया। तुम चाहो तो क्या कर सकते हो भाई? स्क्रीनशॉट लो, या लिखना चाहते हो तो लिखो। थोड़ा छोटा कर दे भाई, छोटा नहीं बात मानेगा। चलो ये हो गया सेकंड मेथड।
लिखना चाहें लिख लें, स्क्रीनशॉट लेना चाहें। क्वेश्चन का एनालिसिस बिल्कुल कंप्लीट होना चाहिए। 2 पॉसिबल मेथड थे, मैंने दोनों पॉसिबल मेथड दिखा दिए तुम्हें। ठीक है, ठीक है भाई आदित्य, सेकंड मेथड ये हो गया। आगे बढ़ें आदित्य, आगे बढ़ो, परमिशन है? अरे ठीक है भाई, बहुत बढ़िया काम किया तुमने, तो परमिशन दे दिया। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन आ गया भाई, इक्विलिब्रियम पे ये क्वेश्चन है, इक्विलिब्रियम पे क्वेश्चन है, जल्दी से अब काम कर दो इसका। चार्ज Q is placed at the center of line joining 2 equal charges, कैपिटल Q, 2 equal charges, कैपिटल Q, ठीक है भाई, कैपिटल Q और कैपिटल Q रख दिया, और स्मॉल q रखा है इन बिटवीन द 2 चार्ज। ये है इधर कैपिटल Q, ये है इधर कैपिटल Q, ये दोनों है फिक्स्ड चार्ज। ए चार्ज स्मॉल q इज प्लेस्ड एट द सेंटर ऑफ लाइन ज्वाइनिंग 2 इक्वल चार्ज कैपिटल Q, और ये है फिक्स्ड। चाहे तो तुम क्वेश्चन में नहीं लिखा रहे तब भी समझने हैं कि ये फिक्स्ड है। इसको रखे हैं इन दोनों के मिड पे, तो ये नहीं सोचना है कि ये भागने लगेगा, ये होने लगेगा। भागना होता तो पहले ही 2 चार्ज पॉजिटिव थे, रिपेल करके भाग गए होते। अभी बोला जा रहा है कि इन दोनों के मिड पॉइंट पे रखा है, तो बस रखा है, सेंटर ऑफ द लाइन ज्वाइनिंग रख दिया। सो डैट द सिस्टम ऑफ 3 चार्जेस विल बी इन इक्विलिब्रियम इफ स्मॉल q इज कैपिटल Q/4। बड़ा अच्छा क्वेश्चन है, स्कूल में आया हुआ क्वेश्चन है, बहुत बढ़िया क्वेश्चन। इसको जल्दी से हम लोग एक बार सोच लें, बस लॉजिक खाली सोच लो कैसे अप्रोच लेंगे, लॉजिक एक बार सोचें बस। लास्ट वाले मेथड से करेंगे जो लास्ट सेकंड मेथड था ना रे बाबा ना, वो तो अलग चीज़ था, वो तो फोर्स निकालना था। अभी कहाँ फोर्स मैक्सिमाइज मिनिमाइज करने हैं, यहाँ तो हमें इक्विलिब्रियम देखने हैं। इक्विलिब्रियम हमें चाहिए, सो करने हैं, यहाँ पे सो है, सो डैट सिस्टम ऑफ 3 चार्जेज, 3 चार्ज का जो सिस्टम हो गया ना, ये 3 चार्ज का सिस्टम इक्विलिब्रियम में होगा जब हमारा स्मॉल q माइनस ऑफ कैपिटल Q/4 हो जाए। मतलब हमें ये शो करना है कि ये 3 चार्ज सिस्टम इक्विलिब्रियम में आ जाएगा, मतलब तीनों के तीनों इक्विलिब्रियम में रहेंगे। ऐसे अगर रख दिया जाए तो ये भागेंगे नहीं, मतलब इलेक्ट्रिकली ऑल 3 फोर्सेस शुड एक्सपीरियंस 0 नेट फोर्स। ये है, इन पे भी 0 नेट फोर्स, इस पे भी 0 नेट फोर्स, इस पे भी 0 नेट फोर्स, तो ये 3 चार्ज सिस्टम विल बी इन इक्विलिब्रियम, मतलब तीनों के तीनों इक्विलिब्रियम में हो गए। ऐसे तो एक इक्विलिब्रियम की बात करते हैं, ये इक्विलिब्रियम में है कि नहीं, ये इक्विलिब्रियम में है कि नहीं, लेकिन अभी तीनों सिस्टम ऑफ 3 चार्जेज इक्विलिब्रियम में हो, इट मीन्स इस सिस्टम में जो तीनों चार्ज हैं वो तीनों ही इक्विलिब्रियम में इंडिविजुअली हों। उसके लिए स्मॉल q का वैल्यू निकालना है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट 3 मार्क्स का क्वेश्चन, स्कूल के लिए ट्रिकी क्वेश्चन, और बच्चे फंसते हैं। सोच लो बस, चलो सोच में थोड़ा मैं हेल्प कर देता हूं तुम्हें। ये बताओ, तुम्हें तीनों का इक्विलिब्रियम इंश्योर करने हैं, उसके लिए q का वैल्यू चाहिए, स्मॉल q का वैल्यू, मतलब स्मॉल q का ऐसा वैल्यू चाहिए कि तीनों के तीनों इक्विलिब्रियम में रहें। तो नंबर 1 बात, ये दोनों कैपिटल Q इक्वल चार्ज हैं, मतलब ये पॉजिटिव तो ये भी पॉजिटिव, ये नेगेटिव तो ये भी नेगेटिव, ये दोनों इक्वल चार्ज हैं, वैल्यू में भी इक्वल, साइन में भी इक्वल, दोनों हैं इक्वल चार्ज। इक्वल चार्ज बोलने का मतलब यही हुआ। तो चलो भाई ठीक है, इसका मतलब ये हुआ कि 3 चार्ज सिस्टम को इक्विलिब्रियम में होने के लिए सब लोग जरा खोपड़ी लगाना, क्या इसका इक्विलिब्रियम चेक करने की ज़रूरत है कि स्मॉल q जो रखा है वो इक्विलिब्रियम में है या नहीं? इसका चेक करने की ज़रूरत नहीं है। कॉमन सेंस कहता है कि ये तो कोई भी चार्ज रख दो, ये इक्विलिब्रियम में रहेगा। क्यों? क्योंकि ये अगर अट्रैक्ट करेगा तो ये भी अट्रैक्ट करेगा उतना ही फोर्स से। मिड पॉइंट पे रखा है हम लोगों ने, मिड पॉइंट पे रखा है, मतलब इधर से अगर R है तो इधर से भी R है, इसलिए ये तो हमेशा ही इक्विलिब्रियम में होगा। अगर ये दोनों सेम साइन के हुए तो ये वाला रिपेल करेगा तो ये भी रिपेल करेगा, कैंसिल होकर नेट 0 हो जाएगा। ये अगर दोनों अपोजिट साइन के हुए तो ये अट्रैक्ट करेगा तो ये भी उतना ही फोर्स से अट्रैक्ट करेगा और नेट फोर्स 0 हो जाएगा। मीन्स मिडिल चार्ज विल ऑलवेज बी इन इक्विलिब्रियम, देयर इज नो नीड टू चेक मैथमेटिकली। ऑब्जर्वेशन कहता है, observation says that middle charge small q will always be in equilibrium। ये तो इक्विलिब्रियम में होगा,
चाहे स्मॉल क्यू का वैल्यू कुछ भी रखें, ये रखें चाहे मत रखें, ये रखो चाहे कोई भी रख दो, कोई भी वैल्यू पॉजिटिव निगेटिव कुछ भी रख दो, ये इक्विलिब्रियम में होगा। इतना बात हजम है? आदित्य बोलो। ये तो इक्विलिब्रियम में होगा ना, क्योंकि ये रिपेल करेगा ऐसे तो ये रिपेल करेगा ऐसे। ये अगर लगाया 10 न्यूटन तो ये भी लगाएगा 10 न्यूटन। टू इक्वल वैल्यू का फोर्स अपोजिट डायरेक्शन, रिजल्टेंट हो जाएगा 0। और अगर ये दोनों अपोजिट साइन के हुए तो ये अट्रैक्ट करेगा तो ये भी अट्रैक्ट करेगा, दोनों का अट्रैक्शन एक दूसरे को कैंसिल करेगा और नेट फोर्स अगेन 0। सो इररिस्पेक्टिव ऑफ वैल्यू ऑफ स्मॉल क्यू, ऑब्जर्वेशन यही कहता है कि स्मॉल क्यू पे चेक करने की ज़रूरत नहीं है, वो हमेशा ही इक्विलिब्रियम में है। ठीक है भाई, चलो एक का तो सियोरिटी मिल गया कि उसका चेक करना ही नहीं है। अब बताओ ये कि इस वाले क्यू का चेक करने पड़ेंगे कि ये वाला वैल्यू कितने वैल्यू पे लिए ये इक्विलिब्रियम में होगा और ये कितने के लिए इक्विलिब्रियम में होगा। अगर पहले से ही इक्विलिब्रियम अगर सर्टेन हो जाए तो हम लोग बोल देंगे कि कोई भी वैल्यू रखो इक्विलिब्रियम में। जैसे इसके लिए हो गया कोई भी वैल्यू रखो इक्विलिब्रियम में है, वैसे ही अगर इसके लिए भी हो जाएगी कोई भी वैल्यू इसका रख दो ये इक्विलिब्रियम में है, तो फिर तो हमारा सारे वैल्यू के लिए हो जाएगा। लेकिन अभी चेक करना है कि ये इक्विलिब्रियम में है या नहीं। तो देखो भाई, ये वाला इक्विलिब्रियम में है या नहीं अगर चेक करना चाहते हैं तो ये वाला तो कम से कम इसको रिपेल ही करेगा, ये वाला तो इसको रिपेल ही करेगा भाई, फोर्स ड्यू टू कैपिटल क्यू, क्योंकि ये दोनों तो सेम चार्ज हैं, क्यू है तो ये भी क्यू है, अगर पॉजिटिव है तो ये भी पॉजिटिव, तो ये तो रिपेल ही करेगा। तो अगर इस पे नेट फोर्स 0 होने हैं, अगर इसको इक्विलिब्रियम में होने हैं, नेट फोर्स 0 होने हैं, तो इस चार्ज को इस पे ज़रूर अट्रैक्टिव फोर्स लगाना चाहिए। इस फोर्स को, इस चार्ज को ज़रूर अट्रैक्टिव फोर्स लगाना चाहिए। अगर ये अट्रैक्टिव फोर्स नहीं लगाया तो उस कंडीशन में ये कभी भी इक्विलिब्रियम में नहीं हो सकता, क्योंकि इसने तो कसम खा रखी है कि रिपेल ही करना है। अब ये भी रिपेल कर दे तो ये इक्विलिब्रियम में कहाँ से आएगा? बात क्लियर है? एक्सट्रीम चार्ज तो रिपेल करेगा ही, अगर ये भी रिपेल कर दे तब तो ये इक्विलिब्रियम में आ ही नहीं सकता, नेट फोर्स 0 हो ही नहीं सकता, क्योंकि ये भी रिपेल तो नेट 0 नहीं होगा। ये वाला रिपल्सन करना ही करना है, इसलिए इस वाले चार्ज को ज़रूर अट्रैक्ट करना चाहिए, तभी ये इक्विलिब्रियम में हो सकता है। ये लॉजिक क्लियर है रोशन? क्लियर है? चलो ठीक है, माइक को ऑफ करो। अब देखो, दोबारा समझा दें ये वाले का। देखो, ये दोनों एक्सट्रीम चार्ज जो हैं वो क्वेश्चन में दिए हुए इक्वल चार्ज हैं, ठीक है? इक्वल का मतलब है 4 माइक्रोकुलम तो 4 माइक्रोकुलम, और -6 है तो ये भी -6 है। तो ये दोनों तो एक दूसरे को रिपेल ही करेंगे। अगर मैं इसके इक्विलिब्रियम की सोच रहा हूं तो इस पर लगने वाला फोर्स देखेंगे और इस पर लगने वाला फोर्स 2 ही होंगे, एक ये लगाएगा एक ये लगाएगा। तो इसका इक्विलिब्रियम हम लोग कंसीडर कर रहे हैं अभी, तो इसका इक्विलिब्रियम कंसीडर कर रहे हो तो इसने तो कसम खा रखी है कि मैं तो रिपेल ही करूंगा, क्योंकि दोनों चार्ज सेम है, तो ये तो रिपेल ही करेगा भाई। तो इसने रिपेल किया इधर। अब ये भी अगर रिपेल कर दे तब तो ये इक्विलिब्रियम में आएगा नहीं, एक ही डायरेक्शन में 2 फोर्स लगेगा तो नेट तो 0 नहीं हो सकता, इसलिए इसका तो रिपल्सन होना है। अब ये अगर अट्रैक्ट करेगा तब ही नेट 0 होने का चांस होगा, वो भी जितना ये रिपल्सन फोर्स लगा रहा है, अगर 5 न्यूटन तो ये भी अट्रैक्टिव फोर्स 5 न्यूटन लगाए। मीन्स फॉर इक्विलिब्रियम इसके लिए ज़रूरी है कि जो रिपल्सिव फोर्स लग रहा है, दैट इज कैपिटल क्यू जो लगा रहा है, मीन्स फोर्स ड्यू टू कैपिटल क्यू शुड बी इक्वल टू फोर्स ड्यू टू स्मॉल क्यू। वैल्यू वाइज ज़रूर दोनों सेम वैल्यू के होने चाहिए, तभी ये इक्विलिब्रियम में होगा। डायरेक्शन तो अपोजिट होने चाहिए, ये वैल्यू भी सेम होने चाहिए एंड डायरेक्शन भी अपोजिट होना चाहिए। मीन्स एक होना चाहिए अट्रैक्टिव और दूसरा रिपल्सिव होना चाहिए। इट मीन्स कैपिटल क्यू एंड स्मॉल क्यू मस्ट अट्रैक्ट, एक दूसरे को क्या करना चाहिए? अट्रैक्ट करना चाहिए। बोलो, ये कंक्लूजन क्लियर हुआ इसका? जिसको डाउट था आदित्य, मैंने बोला बीच वाले को चेक करने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि वो ऑलवेज इक्विलिब्रियम में है, ऑब्जर्वेशन कहता है। दूसरी बात मैंने बताया कि इसका इक्विलिब्रियम अगर हम लोग चेक करना चाहते हैं, कब इक्विलिब्रियम में होगे भाई, इससे पूछा कब होगे इक्विलिब्रियम में भाई, तो इसने बोला, इसने तो पहले ही कसम खाया था कि मैं रिपेल करूंगा, तो वो तो हमें इधर ही फोर्स लगा रहा है। अब ये बेचारा ये तो कम से कम अट्रैक्ट कर ले मुझे, ताकि नेट फोर्स 0 हो जाए, तो इसको तो अट्रैक्ट करने पड़ेंगे।
और ये अट्रैक्ट करने का मतलब क्या हुआ कि ये अगर पॉजिटिव है तो ये नेगेटिव रहे, ये नेगेटिव है तो ये पॉजिटिव रहे। इट मीन्स कंक्लूजन ये भी है कि इसको इक्विलिब्रियम में होना है तो कैपिटल Q एंड स्मॉल q मस्ट बी ऑफ अपोजिट साइन। अपोजिट साइन होगा तभी तो अट्रैक्ट करेगा। बोलो यहां तक ठीक है? इस पे हम लोगों ने फोर्स कंसिडर किया, इसने इसको रिपेल ही करने हैं, और अगर ये रिपेल करेगा तो नेट जीरो नहीं होगा। अगर इसको इक्विलिब्रियम में होना है तो इसको अट्रैक्ट करना पड़ेगा, और उतना ही फोर्स से अट्रैक्ट करना पड़ेगा। और अट्रैक्ट तभी करेगा जब स्मॉल q एंड कैपिटल Q दोनों अपोजिट साइन के हों। बोलो भाई, आदित्य क्लियर हुआ? यहां तक क्लियर हुआ? यस तनिष्का क्लियर हुआ? तनिष्का ठीक है। अब ये जरा खोपड़ी लगाने वाला ट्रिकी क्वेश्चन, इसलिए तो बच्चे फंसते हैं, एवरेज बच्चे फंसने लगते हैं इसमें। अब मैं बता रहा हूँ, देखो एनालिसिस ही ज़्यादा करने हैं। अब मैं बता रहा हूँ कि ये तो चलो इक्विलिब्रियम में था, इसका इक्विलिब्रियम कंडीशन देख लिया, तो क्या तुम्हें लगता है कि इसका फिर से चेक करने की ज़रूरत है? इसका भी इक्विलिब्रियम चेक करने की ज़रूरत है? क्या तुम्हें लगता है कि इसका भी इक्विलिब्रियम चेक करना चाहिए कि ये कब इक्विलिब्रियम में होगा? हाँ सर। तो ये चेक करने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि जो उसका हाल है वही इसका हाल होगा। क्योंकि इसके लिए जिस तरह से है चार्ज सिचुएटेड, इसी तरह से इसके लिए भी है चार्ज सिचुएटेड। इसके लिए अगर नेट फोर्स जीरो होगा तो इसके लिए भी जीरो हो जाएगा। क्यों? क्योंकि उसने भी इसको रिपल्सन करने की कसम खाई है, और ये अगर इसको अट्रैक्ट करेगा तभी नेट फोर्स जीरो होगा। इसलिए ये दोनों का आइडेंटिकल कंडीशन है। एक्सट्रीम चार्जेस हैव आइडेंटिकल कंडीशन, सो इफ वन इज इन इक्विलिब्रियम देन द अदर विल ऑब्वियसली बी इन इक्विलिब्रियम। तो इसलिए इन दोनों एक्सट्रीम चार्ज में एक पे चेक करने की जरूरत है। यस और नो? आदित्य ठीक है, या कि कुछ और डिस्कशन की रिक्वायरमेंट है? किसी को डाउट हो रहा है? कंडीशन मैंने अभी बताया है, बस अब इसको सॉल्व कर देने हैं। सॉल्व करना तो मैथ्स का काम है, वो 2 मिनट में 1 मिनट में हो जाएगा। मेन लॉजिक समझना काम है। बोलो यहाँ तक ठीक हो गया युवराज? ठीक है, तो अब इसको सॉल्व कर देते हैं। देखो, एक तो मैंने लिखा कि मिडिल चार्ज ऑलवेज इन इक्विलिब्रियम, फिर मैं कंक्लूजन लिख दे रहा हूँ यहाँ पे, टू एक्सट्रीम चार्जेस जो हैं ये कैपिटल Q हैव आइडेंटिकल कंडीशन, जो अभी हम लोगों ने समझा, हैव आइडेंटिकल कंडीशन। हेंस इफ वन कैपिटल Q इज इन इक्विलिब्रियम देन other will also be in equilibrium। ठीक है, वो भी इक्विलिब्रियम में हो जाएगा। लॉजिक मैंने लिख दिया, ये लॉजिक साथ में लिख देते हैं तो आपको रिवीजन में याद रहेगा। क्लियर है यहाँ तक? अब आगे बढ़े हम लोग भाई। तो लॉजिक लिख दिया कि दोनों में से दोनों को आइडेंटिकल कंडीशन है, इसलिए एक पे ही चेक करने का रिक्वायरमेंट है, एक पे ही चेक करने का ज़रूरत है। अगर ये इक्विलिब्रियम में आ गया तो ये भी इक्विलिब्रियम में रहेगा, ये इक्विलिब्रियम में होगा तो ये भी इक्विलिब्रियम में होगा, क्योंकि जैसे इसका हाल है, अगर इसको इधर से थप्पड़ लग रहे हों, नेट फोर्स लग रहा हो, तो इसको भी नेट फोर्स लगेंगे, और अगर इसको नेट जीरो लग रहा हो तो इसको भी नेट जीरो होंगे। ठीक है, तो किसी एक को चेक करने की जरूरत है तो इसी का हम लोग चेक कर दे रहे हैं। अब इससे पता लग चुका है हमें कि कब ये इक्विलिब्रियम में होगा, तो एक कंक्लूजन हुआ कि ये दोनों हमारे अपोजिट साइन के होने चाहिए, तभी तो अट्रैक्ट करेगा। दोनों हमारे अपोजिट साइन के होने चाहिए तभी ये अट्रैक्ट करेगा। तो एक फैक्ट तो ये है, और दूसरा कि जितना ये रिपल्सिव फोर्स लगा रहा है उतना ही ये अट्रैक्टिव फोर्स लगा है। तो यहाँ पे मैं लिखूंगा अट्रैक्टिव फोर्स शुड बी इक्वल टू रिपल्सिव फोर्स वैल्यू वाइज, बिल्कुल होना चाहिए। तो अब बताओ जरा, ये रिपल्सिव फोर्स और अट्रैक्टिव फोर्स कितना लिखे भाई? तो भाई हम लोग लिखेंगे 1/4πε0। ठीक है, यहाँ तक 1/4πε0 कैपिटल Q इंटू स्मॉल Q, कैपिटल Q इंटू स्मॉल Q अपॉन ये वाला है r², ये वाला है r²। ठीक है भाई, अब रिपल्सिव फोर्स का वैल्यू क्या हो जाएगा? तो 1/4πε0 और कैपिटल Q इंटू कैपिटल Q, रिपल्सिव ये जो रिपेल करेगा कैपिटल Q इंटू कैपिटल Q, सप्रेशन कितना
2r, तो 2r का होल स्क्वायर। बोलो ठीक है यहाँ तक? यहाँ तक तो क्लियर है। अब इसमें कैंसिल क्या क्या होगा, तो कैपिटल Q अपॉन 4πε0, कैपिटल Q अपॉन 4πε0, ये दोनों कैंसिल हो गए, और आर स्क्वायर भी कैंसिल होगा, और ये बच गया Q, और इधर हो गया कैपिटल Q अपॉन 4, क्योंकि आर स्क्वायर कैंसिल हो चुका है, 4 आ चुका है यहाँ पे। Q इज इक्वल टू कैपिटल Q/4, ये आ गया रिलेशन। क्लियर है यहाँ तक? लेकिन ये तो आ गया कि वैल्यू ऑफ फोर्स सेम होने के लिए ये वैल्यू होना चाहिए, लेकिन आपको पता है कि एक अट्रैक्टिव तभी लगाएगा जब दोनों अपोजिट साइन के होंगे, कैपिटल Q एंड स्मॉल q, बट स्मॉल q एंड कैपिटल Q मस्ट अट्रैक्ट, जरूर अट्रैक्ट करना चाहिए, दैट इज ऑफ अपोजिट साइन, दैट इज ऑफ अपोजिट साइन होना चाहिए। इसलिए फाइनली जो हम लोगों का आंसर होगा, फाइनली हम लोग लिखेंगे स्मॉल q का वैल्यू क्या होना चाहिए भाई, तो निगेटिव ऑफ अपोजिट साइन ऑफ कैपिटल Q/4, वैल्यू में कैपिटल Q/4 और साइन में उसका अपोजिट, मीन्स कैपिटल Q अगर पॉजिटिव है तो स्मॉल q निगेटिव होगा, और कैपिटल Q अगर निगेटिव है तो निगेटिव निगेटिव अपने आप पॉजिटिव बन जाएगा। सो ये बन गया फाइनल। अगर ये कंडीशन है तब ये 3 चार्ज सिस्टम इक्विलिब्रियम में हो जाएंगे, क्योंकि ये अगर कंडीशन हुआ तो ये इक्विलिब्रियम में, और ये है इक्विलिब्रियम में, तो आइडेंटिकल कंडीशन से वो भी इक्विलिब्रियम में, और ये तो जन्म से ही है, ये तो बाय बर्थ ही है इक्विलिब्रियम में। समझ गए भाई? आदित्य समझे? आदित्य भारद्वाज समझे? जी सर। हाँ, तो अब नोट करना हो नोट कर लो, कर लिया तो कर लिया। और नहीं तो स्क्रीनशॉट ले लो। ठीक है, ये समझ गए? ऑब्जर्वेशन कहता है मिडिल वाला हमेशा इक्विलिब्रियम में है, और 2 एक्सट्रीम में से एक को चेक करने की ज़रूरत है। एक को हमने चेक किया, उधर वाले को ही चेक कर लिया, चाहे इधर वाले को चेक करते, जो एक का हाल है वही दूसरे का हाल है, इसलिए एक को चेक किया। कब इक्विलिब्रियम में हो गए भाई, तो बोला कि फोर्स वैल्यू सेम होना चाहिए, और ये अट्रैक्ट करना चाहिए, फोर्स का वैल्यू सेम होना चाहिए, और ये वाला स्मॉल q इसको अट्रैक्ट करना चाहिए, क्योंकि ये तो रिपेल करने के लिए बना है। तो इस तरह से हम लोगों ने आंसर 3 मार्क्स का ये क्वेश्चन आता है। ठीक है, आगे बढ़ें, आगे बढ़ते हैं भाई। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलें। क्या करोगे, स्क्रीनशॉट लोगे? ले लो भाई, ले लो भाई, स्क्रीनशॉट लो या लिखो। चलो ठीक है, अब इसको मैं हटाऊं, नेक्स्ट पेज पे आए। नेक्स्ट पेज में ये क्वेश्चन, चलो ये क्वेश्चन जल्दी से कर लिया जाए, जल्दी से ट्राई करो। इसमें मैंने 3 क्वेश्चन डाले हैं, और ऐसा क्वेश्चन भी स्कूल में आता है, तीनों में से कोई एक आ जाएगा। मैंने इसमें 3 डाल दिए हैं। 2 पेंडुलम है, 2 पेंडुलम्स आर हैंगिंग फ्रॉम कॉमन पॉइंट O। दोनों का देख रहे हो लेंथ L है, दोनों का लेंथ L है। एक का चार्ज Q है, दूसरे का चार्ज 2Q है, इसका मास M है, इसका भी मास M है। यहाँ T1 टेंशन दिखाया, यहाँ T2 टेंशन दिखाया है। इधर θ1 एंगल वर्टिकल से, ये वाला जो लाइन दिख रहा है वो वर्टिकल लाइन है, तो ये वर्टिकल लाइन है। ठीक है भाई, वर्टिकल लाइन है, तो इससे एक θ1 एंगल पे एक θ2 एंगल पे दिखाया गया है, और θ1 का वैल्यू दिया हुआ है 30 डिग्री। डिसाइड करना है कि θ2 का क्या होगा, θ2 इससे ज़्यादा होगा कि कम होगा या इक्वल टू होगा, क्या होगा वो हमें फिल इन द ब्लैंक करने हैं 3 ऑप्शन में से। फिर बताना है वैल्यू ऑफ m, स्मॉल m का वैल्यू बताने हैं, एंड फाइंड द वैल्यू ऑफ टेंशन इन द 2 स्ट्रिंग, T1 एंड T2 भी बताने हैं, T1 एंड T2 भी बताने हैं। तो पहले तो आप एक ही को कंसिडर करो, छोड़ो अभी तीसरा पार्ट, दूसरा पार्ट। पहले फर्स्ट पार्ट को देखो कि θ1 एंड θ2 में क्या रिलेशन होंगे। वन टू थ्री फोर, खोपड़ी पे लगाओ जोर। चलो भाई हो गया, चलो सोच लिया होगा कुछ तो। रोशन क्या सोचे? रोशन जी बोलता नहीं है। रोशन बोलो भाई, बोलो क्या दिमाग में आ रहा है तुम्हारे, जो आ रहा है दिमाग में बोलो। रोशन बोलो।
अरे बोल भाई, कुछ तो सोच रहा होगा। क्या सोच रहा है? इक्वल होंगे या नहीं होंगे बोलना, तो मेरे से ही पूछ रहा है। अच्छा बता रहे हो इक्वल होंगे। बिल्कुल ठीक बता रहे हो भाई, दोनों इक्वल होंगे। θ1 एंड θ2 विल बी इक्वल टू ईच अदर, दोनों इक्वल होंगे। कैसे, वो जरा देखो, थोड़ा एनालिसिस करते हैं, पता लग जाएगा। देखो ये वाला पेंडुलम की बात करें हम लोग, राइट हैंड साइड पे जो पेंडुलम है ये, इसकी बात करें तो चलो भाई ये पेंडुलम है, इस पे लगने वाला फोर्स एनालिसिस करें। एक ये T2 है, चलो भाई टेंशन का फोर्स। एक वेट फोर्स होगा भाई, इस तरह से हम लोगों ने क्लासरूम में हैंग किया हुआ है, समझो एक वेट फोर्स है। और ये कुछ सेपरेशन है भाई, इससे हमारा ये फोर्स लगेगा इलेक्ट्रिक फोर्स ऑफ रिपल्सन, क्योंकि Q है इधर, 2Q है तो पॉजिटिव पॉजिटिव ही समझेंगे। और ये रिपल्सिव फोर्स लगेगा, इलेक्ट्रिकल फोर्स। ये तीन ही फोर्स लगेंगे इस पे, एक वेट फोर्स mg फोर्स, दूसरा ये टेंशन का फोर्स, और तीसरा ये इलेक्ट्रिकल फोर्स ऑफ रिपल्सन। ये तीन लग रहे हैं। अगर ये वर्टिकल लाइन है तो वर्टिकल लाइन के पैरेलल अगर एक हम लोग लाइन ड्रॉ कर लें, पैरेलल लाइन ड्रॉ कर लें अगर, तो हम लोग बोल सकते हैं कि ये एंगल अगर θ2 है, चलो भी थीटा मैं लिखता हूँ, ये दोनों पैरेलल लाइन है, जो ग्रीन वाले दिख रहे हैं ये दोनों पैरेलल वर्टिकल लाइन हैं। तो अगर ये थीटा एंगल है तो ये वाला भी थीटा एंगल है। ठीक है भाई, तो अब जरा इसका देखो, इसका एनालिसिस हम लोग करें इस बॉब की। तो यहाँ पे जैसे वेट फोर्स लगा था और ये थीटा एंगल पे ये है, टेंशन फोर्स है इधर, तो टेंशन का इधर का कंपोनेंट हो जाएगा कितना भाई, तो इधर का कंपोनेंट हो जाएगा कितना, T cos थीटा। इधर का कंपोनेंट कितना हो जाएगा, तो ये हो जाएगा T sin थीटा, क्योंकि टेंशन फोर्स इधर लग रहा है। देखो जो तीन फोर्स हैं वो तीनों फोर्स मैं दिखा रहा हूँ। तो एक फोर्स तो हमारा ये है, फोर्स हमारा एक ये है वेट फोर्स, दूसरा फोर्स है ये जिसको कि हम लोगों ने रिजॉल्व कर दिया दो पार्ट में, एक T cos थीटा एक T sin थीटा, और तीसरा फोर्स है ये जो कि इलेक्ट्रिकल फोर्स ऑफ रिपल्सन है। यही तो तीन फोर्स हैं इस पे लगने वाले। तो इस फोर्स को तो हम लोगों ने रिजॉल्व कर दिया इस तरह से। और ये इक्विलिब्रियम में कुछ नहीं बोला गया, ऐसे हैं दो पेंडुलम, तो इसका मतलब क्या है भाई, ऑसिलेट करता हुआ थोड़ा ही, ऐसा ही है बस। दोनों आपस में रिपल्सन, पॉजिटिव पॉजिटिव रिपल्सन के चक्कर में दोनों ऐसे हुए पड़े हैं और पेंडुलम दो हैं। चलो तो अब मैं इसके इक्विलिब्रियम के लिए लिख सकता हूं, देखो फॉर वर्टिकल इक्विलिब्रियम, ध्यान देना। चलो इक्वेशन तो बाद की बात, फिलहाल ये देखें कि इसका मास और इसका मास, इन दोनों का मास सेम था, इसलिए दोनों में mg फोर्स लेंगे। ये सिचुएशन हो या इधर वाले पेंडुलम का सिचुएशन हो, इधर वाले पेंडुलम का भी सिचुएशन होगा तो ये ऐसे ही, इधर हमारा इलेक्ट्रिकल फोर्स ऑफ रिपल्सन लगेगा, ये रिपेल करेगा, और इसका वेट फोर्स लगेगा भाई, वही mg फोर्स लगेगा इस पर, वही टेंशन फोर्स। इस तरह से देखो यहाँ पे टेंशन फोर्स कितना है वो भी हम लोग कैलकुलेट कर पाएंगे, और ये इधर रिपल्सिव फोर्स। ठीक है, mg वही, रिपल्सिव फोर्स दोनों में से किस में लार्ज लगेगा ये बताओ आदित्य, बताओ। रिपल्सिव फोर्स जो इलेक्ट्रिकल फोर्स लग रहे हैं वो किस पे लार्ज लगेगा, Q वाले पे लार्ज लगेगा या 2Q वाले पे लार्ज लगेगा, किस पे लार्ज इलेक्ट्रिकल फोर्स होंगे, किस पे लार्ज इलेक्ट्रिकल फोर्स होंगे आदित्य बताओ। जो एक दूसरे को रिपेल करेंगे ये दोनों चार्ज, तो किस पे ज़्यादा फोर्स लग रहा होगा ये बताओ भाई। Q वाले में, स्मॉल Q वाले में ज़्यादा लगेगा। हाँ अच्छा, रिया तुम बताओ किस पे ज़्यादा लगेगा इलेक्ट्रिकल फोर्स ऑफ रिपल्सन, 2Q वाले पे ज़्यादा लगेगा या स्मॉल Q वाले पे? तो दोनों में सेम लगेगा। कौन बोल रहा है? हाँ बिल्कुल ठीक बोल रहा है, दोनों पे सेम लगेंगे। अरे भाई इतना जल्दी कंफ्यूज हो जाओगे, मैं तो जानबूझ के ऐसे बोला था कि देखते हैं कौन कौन कंफ्यूज होता है। Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर, Q1 पे भी यही फोर्स, Q2 पे भी यही फोर्स, Q1 Q2 भाई ऐसे भी न्यूटन्स थर्ड लॉ, एक दूसरे को रिपेल करेंगे तो भाई सेम फोर्स से, इसके चलते इस पे फोर्स देखोगे तो यही फोर्स, इसके चलते इस पे देखोगे तो यही फोर्स, Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर। अब ये Q1 Q2 सेम रहे या डिफरेंट रहे, अगर 2 × 6 भी हो जाए तो भी हमारा फोर्स दोनों पे उतने ही लगने हैं। ऐसा थोड़ी होता है कि इस पे कुछ और लग जाएगा इस पे कुछ और लग जाएगा, ऐसा तो होता ही नहीं है। चार्ज कुछ भी हो,
Q1 Q2 अपॉन आर स्क्वायर फोर्स ऐसा लगता ही है, इसलिए ये वैल्यू ऑफ फोर्स विल रिमेन सेम ऑन द टू। इसलिए Q है 2Q है, ये अगर 10 न्यूटन से रिपेल करेगा तो ये भी इसको 10 न्यूटन से रिपेल करेगा, इसलिए दोनों रिपल्सिव फोर्स सेम रहेंगे। ठीक है, अब देखो जरा ध्यान से, अब इन दोनों सिचुएशन में हम लोग कंपेयर करें तो देखो भाई, ये वाला जितना फोर्स लग रहा है उतना ही ये जितना फोर्स लग रहा है उतना ही ये फोर्स लग रहा है। मान लो ये 10 न्यूटन लग रहा है फॉर एग्जांपल, तो ये भी 10 लग रहा है, और ये अगर वेट अगर 20 न्यूटन है तो इसका भी मास तो उतना ही था, दोनों का मास तो सेम ही है, इसलिए ये भी लगेगा 20 न्यूटन। अब ये सोचो, एक पेंडुलम है 20 न्यूटन वर्टिकल और 10 न्यूटन इधर हॉरिजॉन्टल, 20 न्यूटन वर्टिकल 10 न्यूटन हॉरिजॉन्टल, तो दोनों वर्टिकल से इक्वल एंगल पे ही तो जाएंगे, दोनों वर्टिकल से इक्वल एंगल पे ही होंगे। तुम खुद सोचो भाई, एक पेंडुलम है ऐसे, वर्टिकली डाउनवर्ड फोर्स 20 न्यूटन लग रहा हो और इधर से फोर्स लग रहा है जो इसको ऐसे करना चाह रहा है वो 10 न्यूटन लग रहा है, तो दूसरे में भी तो यही हाल है, दूसरे पेंडुलम में भी तो 20 न्यूटन ही लग रहा है ये, और 10 न्यूटन से इसको तुम इधर करना चाहो चाहे इधर करना चाहो, 10 न्यूटन से इसको तुम हॉरिजॉन्टल में पुल कर रहे हो और इधर से 20 लग रहा है, तो वही हाल तो यहाँ भी है, 20 है इधर 10 है, तो दोनों का वर्टिकल से एंगल सेम बनेगा कि नहीं। अब दो पेंडुलम है, दोनों में 5-5 kg हैंग कर दिया, दो पेंडुलम है दोनों में 5-5 kg हैंग कर दिया, एक में 10 न्यूटन का हॉरिजॉन्टल फोर्स लगाया, दूसरे में भी 10 न्यूटन का हॉरिजॉन्टल फोर्स लगाया और आइडेंटिकल स्ट्रिंग लेंथ है, तो बताओ दोनों को सेम ही डिस्प्लेस कर पाओगे, क्योंकि दोनों में 20-20 न्यूटन मान लो लग रहा है, या 5 kg 50-50 न्यूटन लग रहा है, दोनों में 50-50 न्यूटन लग रहा है, दोनों पेंडुलम में 50-50 न्यूटन ही लग रहे हैं, और दोनों में तुमने 10 न्यूटन लगाया हॉरिजॉन्टल, तो दोनों स्ट्रिंग को इक्वल एंगल से ही डिस्प्लेस कर पाएंगे। ये है सिमेट्री, लॉजिक सिमेट्री। जब हमारा कंडीशन आइडेंटिकल है, दो पहलवान लटक रखे हैं, दोनों पहलवान 80 kg के हैं, और एक पे तुमने फोर्स लगाया 10 न्यूटन से कि भाई उधर चल, तो थोड़ा उधर हो गया, अरे दूसरे पे भी वो भी 80 kg का है, उसको भी 10 न्यूटन से लगाओगे हॉरिजॉन्टल में फोर्स कि उधर चल भाई, तो वो भी तो उतना ही एंगल पे जाएगा। आइडेंटिकल कंडीशन आइडेंटिकल रिजल्ट, इसलिए दोनों का एंगल सेम होगा। सिमेट्री सेज θ1 विल बी इक्वल टू θ2, और टेंशन का वैल्यू भी सेम होगा, T1 है T2 है तो T1 विल बी इक्वल टू T2। क्यों भाई? क्योंकि 20 न्यूटन 10 न्यूटन तो ये जो बनेगा रिजल्टेंट टेंशन जो ये बनेगा, क्योंकि नेट फोर्स तो जीरो करने हैं, नेट फोर्स जीरो करने के लिए जो भी टेंशन बनेगा वही नेट फोर्स यहाँ पे भी 10 और 20 है, उसको नेट करने के लिए यहाँ भी उतना ही फोर्स डेवलप होगा, और वो कितना होगा तो वो भाई हम लोग निकाल सकते हैं, क्योंकि यहाँ पे T1 प्लस ये 10 न्यूटन वाला जो फोर्स है डायरेक्शन के साथ और 20 न्यूटन वाला जो फोर्स है डायरेक्शन के साथ इक्वल टू 0 होने हैं। ठीक है, 10 न्यूटन ये रिपल्सिव और ये, इसलिए T1 का वैल्यू वैसे ही होगा जैसे यहाँ T2 के लिए, T2 के लिए भी लिखोगे तो वही लिखोगे T2 प्लस mg फोर्स जो 20 न्यूटन है प्लस ये रिपल्सिव फोर्स जो 10 न्यूटन है इज इक्वल टू 0। ये भी तो वही है mg, और ये एक mg है और एक हमारा रिपल्सिव फोर्स है। तो देख रहे हो कि टेंशन T1 होगा इन दोनों का रिजल्टेंट के इक्वल एंड अपोजिट, ये भी होगा इन दोनों के रिजल्टेंट के इक्वल एंड अपोजिट। सो टेंशन भी सिमेट्री से सेम रहेगा। T1 विल ऑल्सो बी इक्वल टू T2, θ1 विल बी इक्वल टू θ2। सिमेट्री सेज आइडेंटिकल कंडीशन आइडेंटिकल कंक्लूजन। बताओ आदित्य क्लियर है? तरुण क्लियर है? तरुण बिल्कुल क्लियर है। आदित्य यस सर। चलो क्लियर है। तो ये लॉजिक हो गया, तो हम लोग इसको बोल सकते हैं कि फ्रॉम सिंपल एनालिसिस सिमेट्री कंडीशन एग्जिस्ट एंड θ1 एंड θ2 विल बी सेम एंड टेंशन विल ऑल्सो बी सेम। तो इसको नोट करना चाहो तो आप नोट कर सकते हो, या डायग्राम स्क्रीनशॉट लेना चाहते हो स्क्रीनशॉट ले लो। चलो हटाएं इसको अब और ज़रा सॉल्व कर दिया जाए। तो फर्स्ट पार्ट तो अपना हो चुका, फर्स्ट पार्ट हो चुका, लिख लियो ना भाई। चलो भाई, तो फर्स्ट पार्ट हो चुका। देखो यहाँ पे तो θ1 इज इक्वल टू θ2, और यहाँ से ये भी बोल सकते हैं कि T1 इज इक्वल टू T2, ये भी बोल सकते हैं हम लोग। ठीक है, ऑल्सो फाइंड द वैल्यू ऑफ स्मॉल m। अब स्मॉल m का वैल्यू चाहिए हमें,
जो भी गिवन क्वांटिटी है उनके टर्म में स्मॉल m का वैल्यू चाहिए, एंड फाइंड द वैल्यू ऑफ टेंशन फोर्स इन द टू स्ट्रिंग। तो ये इनमें टेंशन का वैल्यू भी निकालना, तो T1 इज इक्वल टू T2 होगा और वो कितना होगा वो निकालना चाहते हैं। ठीक है, टेंशन का वैल्यू भी निकालना चाहते हैं। चलो भाई अब शुरू करते हैं। मैं अब इधर को ज़रा डिलीट मार देता हूँ और एक ही पेंडुलम का जो हाल है वही हम लोग सोचें। तो अब ज़रा यहाँ पे हम लोग देखते हैं भाई, यहाँ पे मैं थोड़ा एनालिसिस अब कर दूँ, अब थोड़ा मैथमेटिकल फॉर्म लिख देता हूँ इसकी। देखो भाई, अगर वर्टिकल इक्विलिब्रियम होना है, वर्टिकली इक्विलिब्रियम में है, वर्टिकली एक्सेलरेटेड नहीं है, तो वर्टिकली इक्विलिब्रियम या वर्टिकल इक्विलिब्रियम के लिए लिखना चाहें, फॉर वर्टिकल इक्विलिब्रियम नेट वर्टिकल फोर्स जरूर जीरो होना चाहिए, नेट अपवर्ड फोर्स बोलें तो जीरो होना चाहिए, या नेट डाउनवर्ड फोर्स जीरो होना चाहिए। तो नेट अपवर्ड फोर्स क्या है, एक है टी कॉस थीटा, सो टी कॉस थीटा माइनस एम जी, टी कॉस थीटा माइनस एम जी शुड बी इक्वल टू जीरो। हम लोग डायरेक्ट भी लिख सकते थे कि वर्टिकल इक्विलिब्रियम में होना है तो इसका मतलब जितना अपवर्ड फोर्स है उतना ही डाउनवर्ड फोर्स है। इक्वेशन नंबर 1 भाई, ये इक्विलिब्रियम में है तो इसको रिजॉल्व कर चुके, तो अब तो भाई इसी को देखना है, ये वाला टी कॉस थीटा इज इक्वल टू एम जी फोर्स, ये वाला इज इक्वल टू ये वाला, तो वर्टिकल इक्विलिब्रियम हम होगा। इक्विलिब्रियम में होने के लिए हम लोग लिखें टी कॉस थीटा इज इक्वल टू एम जी, कोई परेशानी नहीं। और फॉर हॉरिजॉन्टल इक्विलिब्रियम लिखेंगे, अब फॉर हॉरिजॉन्टल इक्विलिब्रियम भी लिख सकते हैं। हॉरिजॉन्टल में भी तो एक्सेलरेट नहीं हो रहा, तो फॉर हॉरिजॉन्टल इक्विलिब्रियम हम लोग बोल सकते हैं कि जितना लेफ्टवर्ड फोर्स है उतना ही राइटवर्ड फोर्स होगा, ऐसा लिख सकते हैं भाई, बिल्कुल लिख सकते हैं। तो लेफ्टवर्ड फोर्स है टी साइन थीटा, टी साइन थीटा। राइटवर्ड फोर्स कितना है रोशन बोलो, राइटवर्ड फोर्स कितना है, इलेक्ट्रिकल फोर्स, और इलेक्ट्रिकल फोर्स कितना होगा, तो 1/4πε0, और ये Q1 Q2 तो Q इंटू 2Q/r², तो r का स्क्वायर ऐसा लिखेंगे। देख लो भाई, देख लो। तो इसका मतलब टी साइन थीटा का वैल्यू क्या मिला हमें भाई, तो मिल गया ट्वाइस Q² डिवाइडेड बाई 4πε0, और ये R हमारा दिया हुआ नहीं था क्वेश्चन में, R तुम्हें निकालना होगा। ये L दिया हुआ है और ये थीटा दिया हुआ है, L है, और अगर ये थीटा 30 डिग्री है तो हम लोग निकाल सकते हैं। देखो यहाँ पे हम लोग, ये अगर L है और ये एंगल 30 डिग्री है तो हम लोग बोल सकते हैं, बोर्ड पे ध्यान देंगे, इस तरह से देखो, ये L है और ये थीटा एंगल है, बोर्ड पे ध्यान देना, ये थीटा एंगल है। नहीं दिख रहा है तो बड़ा करके दिखाना पड़ेगा भाई। रिया दिख रहा है, रिया दिख रहा है, तो ये स्मॉल l है और ये पूरा r हमें बताने हैं कितना है, तो इसको बोल सकते हैं ना l साइन थीटा। l है, ये थीटा है, तो ये बेस हो जाएगा l कॉस थीटा, ये बेस हो जाएगा l कॉस थीटा, और ये वाला एंगल के सामने वाला हो जाएगा ये l साइन थीटा। बोलो ठीक है, और l साइन थीटा हुआ तो ये भी तो l साइन थीटा, ये भी l है, ये भी थीटा है, तो ये भी l साइन थीटा, मीन्स जो सेपरेशन है वो कितना हो जाएगा, 2l साइन थीटा। सेपरेशन कितना हो जाएगा, 2l साइन थीटा। तो यहाँ पे मैं लिखूंगा क्या भाई, तो यहाँ लिखूंगा 2l साइन थीटा का होल स्क्वायर। ये है l, ये है थीटा, तो ये है l साइन थीटा, ये वाला वैल्यू है l साइन थीटा। सिमिलरली वो भी l साइन थीटा, तो 2l साइन थीटा है। इट मीन्स t साइन थीटा इज इक्वल टू, t साइन थीटा इज इक्वल टू हो गया 2Q²/4πε0, और ये 4l² साइन स्क्वायर थीटा, ऐसे आएगा। 3 मार्क्स का क्वेश्चन है भाई, एक ही पार्ट 3 मार्क्स का हो जाता है। तो ये है इक्वेशन नंबर 2, इधर है इक्वेशन नंबर 1। अब हम लोग इसको सॉल्व कर सकते हैं। फिर से बता दूं, हम लोग वर्टिकल इक्विलिब्रियम के लिए लिखें तो टी कॉस थीटा इज इक्वल टू एम जी लिखें, ये मिल गया। हॉरिजॉन्टल इक्विलिब्रियम के लिए लिखेंगे तो हॉरिजॉन्टल फोर्स ये, इधर है टी साइन थीटा, इधर है इलेक्ट्रिकल फोर्स, तो टी साइन थीटा इलेक्ट्रिकल फोर्स ऑफ रिपल्सन, ये लिख दिए। इक्वेशन नंबर 1, इक्वेशन नंबर 2। ठीक है, चाहो तो थीटा का वैल्यू आप 30 डिग्री रख भी सकते हो। ठीक है, अगर तुम्हें टेंशन का वैल्यू निकालना है तो ये है टी साइन थीटा, इधर है टी कॉस थीटा, तो स्क्वायर करके ऐड कर दो। फॉर टेंशन फोर्स, फॉर टेंशन वैल्यू क्या करें, स्क्वायरिंग इक्वेशन 1 एंड 2
एंड एडिंग स्क्वायर करके ऐड कर दे। टी स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा प्लस टी स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा। देखो भाई, टी स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा प्लस टी स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा। कोई परेशानी नहीं है भाई, कलर चेंज कर दूं? चलो ठीक है। दिस विल बी इक्वल टू टी स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा प्लस टी स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू इस पूरे का स्क्वायर। इलेक्ट्रिकल फोर्स जो था हमारा, इलेक्ट्रिकल फोर्स यानी रिपल्सिव फोर्स, ये जो है इलेक्ट्रिकल फोर्स का स्क्वायर प्लस ये mg फोर्स का स्क्वायर, ऐसा होगा। और यहाँ से तुम्हें मिल जाएगा टी स्क्वायर इज इक्वल टू कितना भाई, तो इलेक्ट्रिकल फोर्स का स्क्वायर जो इलेक्ट्रिकल फोर्स ऑफ रिपल्सन था और ये mg फोर्स का स्क्वायर, ये मिल जाएगा। तो यहाँ से टेंशन का वैल्यू हमें मिल जाएगा। टेंशन का वैल्यू जो निकालना था वो टेंशन का वैल्यू कितना आ गया, तो भाई अंडर रूट इलेक्ट्रिकल फोर्स जो कि था 2q स्क्वायर अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट और 4l स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा। साइन स्क्वायर थीटा का वैल्यू 30 डिग्री रख देंगे, ये हो गया, और mg का होल स्क्वायर। ये हो जाएगा टेंशन का वैल्यू, ये हो जाएगा टेंशन का वैल्यू। ठीक है, हम लोगों ने दो इक्वेशन लिखे, एक वर्टिकल इक्विलिब्रियम के लिए, एक हॉरिजॉन्टल इक्विलिब्रियम के लिए। दोनों स्क्वायर करके ऐड कर देंगे तो हमें टेंशन मिल जाएगा। देख रहे हो, इसको स्क्वायर करके जब ऐड करेंगे तो हमें टेंशन मिल जाएगा, थीटा गायब हो जाएगा उधर से। मतलब टेंशन का वैल्यू इन टर्म्स ऑफ जो भी क्वांटिटीज दिए हुए हैं उसके अकॉर्डिंगली। बोलो सर, इसको स्क्वायर नहीं भी करते तो भी टेंशन मिल ही जाती है। कैसे मिल जाता सर? टेंशन टी को स्प्लिट किया था हमने, टी साइन थीटा और टी कॉस थीटा, इन दोनों को ऐड करेंगे तो टेंशन ही तो आएगा भाई। तो इन दोनों को ऐड ही तो कर रहे हैं, स्क्वायर करके ऐड करोगे तब ना थीटा गायब होगा। टी स्क्वायर आ जाएगा सिंपल, इसको आने में क्या दिक्कत है। वैसे तुम चाहते तो यहाँ से कॉस थीटा निकाल करके, कॉस थीटा टेंशन के टर्म में निकाल करके और वहाँ पे साइन थीटा को रिप्लेस करोगे, तब जा करके मिलेगा। तुम्हें दो इक्वेशन है सॉल्व करने हैं, टेंशन निकालने। तो जब टी कॉस थीटा टी साइन थीटा मिल रहा है तुम्हें रेडीमेड, तो क्या दिक्कत है, स्क्वायर करके ऐड कर दो, सीधा मिल जाएगा टेंशन। वैसे मैथमेटिकली अगर तुम दूसरे मेथड से सॉल्व कर सकते हो तो ठीक है भाई, तुम कर सकते हो तो कर लो, कोई परेशानी नहीं। लेकिन ज़्यादातर बुक में तुम्हें यही मिलेगा, और मैं भी कह रहा हूँ जब टी कॉस थीटा और टी साइन थीटा मिला हुआ है और टी निकालना है तो स्क्वायर करके ऐड करो भाई, सबसे बढ़िया, खत्म हो जाएगा। ठीक है, टेंशन मिल जाएगा। ऐसे दूसरे मेथड से आप सॉल्व कर सकते हैं तो वो भी कर लेना, ये ठीक है। यहाँ तक मैंने क्या किया भाई, तो मैंने कुछ नहीं किया है इसमें, बस छोटा हो जा भाई। तो ये हम लोगों ने ये देखा कि भाई इधर से रिपल्सिव फोर्स इलेक्ट्रिकल, इधर से टी साइन थीटा। तो हम लोगों ने वर्टिकल इक्विलिब्रियम के लिए लिखा एक बार, और एक बार हॉरिजॉन्टल इक्विलिब्रियम के लिए लिखा। दोनों इक्विलिब्रियम के लिए लिख दिया। हॉरिजॉन्टल के लिए टी साइन थीटा इक्वल टू इलेक्ट्रिकल फोर्स, और वर्टिकल इक्विलिब्रियम के लिए भी हम लोगों ने लिख दिया, और दोनों से हमें मिल गया वैल्यू, और स्क्वायर करके ऐड किया और हमें मिल गया टेंशन का वैल्यू। ठीक है, तो टेंशन निकालना था, तो दोनों स्ट्रिंग में तो सेम टेंशन है, तो यही T है और यही T1 है, यही T2 है। और निकालना था वैल्यू ऑफ M, तो M का वैल्यू निकालना है, तो भी यही दो इक्वेशन तुम्हारा काम करेगा। यही दो इक्वेशन काम करेगा। कैसे देखो, फॉर M वैल्यू निकालना चाहते हैं, मास वैल्यू निकालना चाहते हैं, तो ठीक है भाई, मास वैल्यू निकालने के लिए दोनों इक्वेशन लिखा हुआ है। तो हम लोग क्या करेंगे, M है यहाँ पे छुपा हुआ, देखो। तो अगर हम लोग रेशियो ले लें, इन दोनों में रेशियो ले लें, मीन्स अगर हम लोग टी साइन थीटा अपॉन टी कॉस थीटा कर दें, टी साइन थीटा है इलेक्ट्रिकल फोर्स और टी कॉस थीटा है mg, तो ऐसा लिख सकते हैं हम लोग। यहाँ पे टी कैंसिल हो गया और ये हो गया tan थीटा इज इक्वल टू इलेक्ट्रिकल फोर्स डिवाइडेड बाई mg। इट मीन्स mg tan थीटा, ध्यान देना, mg tan थीटा इज इक्वल टू इलेक्ट्रिकल फोर्स। देयरफॉर m इज इक्वल टू इलेक्ट्रिकल फोर्स डिवाइडेड बाई g tan थीटा। इलेक्ट्रिकल फोर्स डिवाइडेड बाई जी tan थीटा। इलेक्ट्रिकल फोर्स बड़ा था इसलिए इलेक्ट्रिकल लिख करके काम चला रहे थे। अब हम लोग इसका वैल्यू रख सकते हैं, तो इलेक्ट्रिकल फोर्स का वैल्यू रख देते हैं। इलेक्ट्रिकल फोर्स का वैल्यू हम लोग निकाल चुके थे, ये था इलेक्ट्रिकल फोर्स। तो ये हो जाएगा 2q स्क्वायर डिवाइडेड बाई, ये 4 और 4 16 भी कर सकते हो, वैसे 2 से 2 कैंसिल भी हो सकता है, लेकिन हम लोग सबको रहने दे रहे हैं भाई। 4 पे एप्सिलॉन नॉट का एक ही बार वैल्यू डालते हैं, और 4l स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा, ऐसा हुआ। ये हो गया इलेक्ट्रिकल फोर्स और डिवाइडेड बाई जी और tan और थीटा। ये हो गया m का वैल्यू।
अब थीटा का वैल्यू 30 डिग्री था तो यहाँ भी रख दोगे 30 डिग्री, यहाँ भी रख दोगे 30 डिग्री, मिल जाएगा। बोलो ठीक है यहाँ तक? रोशन, रोशन बोलो। थीटा 30 डिग्री क्वेश्चन में दिया हुआ था, थीटा का वैल्यू 30 डिग्री देखो क्वेश्चन में दिया हुआ था, इसलिए मैं कह रहा हूँ। देखो 2 पेंडुलम्स आर हैंगिंग फ्रॉम कॉमन पॉइंट, इतना छोटा लिखा हुआ दिख रहा है तुम लोगों को? हाँ, इतना छोटा लिखा हुआ दिख रहा है? ठीक है, दिख रहा है तो 2 पेंडुलम्स आर हैंगिंग फ्रॉम कॉमन पॉइंट ओ एज सोन, थीटा 1 इज इक्वल टू 30 डिग्री, ये दिया हुआ है क्वेश्चन में, तो डिसाइड करना था थीटा 2 ज़्यादा होगा या कम होगा। तो थीटा 1 तो ऑलरेडी 30 डिग्री दिया हुआ है ना, तो इसलिए जहाँ पे यूज़ करना है आप थीटा 30 डिग्री रख करके और वैल्यू रख सकते। मैंने तो सिम्बॉलिक सॉल्व कर दिया है, लेकिन आप रख दोगे तो और छोटा हो जाएगा एक्सप्रेशन, यहीं पे थीटा रख देते तो भी काम चलता। ठीक है, अगर वैल्यू दिया हुआ है तो रख देंगे। तो फाइनली जो वैल्यू आया, हम लोगों ने क्या काम किया, तो भाई कुछ करना नहीं है, सिर्फ वर्टिकल इक्विलिब्रियम के लिए इक्वेशन लिखना है, हॉरिजॉन्टल के लिए इक्विलिब्रियम लिखना है। जो इस पेंडुलम के लिए लिखा वही इस पेंडुलम के लिए भी वैलिड होगा, दोनों पेंडुलम के लिए सेम ही वैलिड होगा, क्योंकि ये mg फोर्स सेम होना है, क्योंकि मास दोनों का सेम है। इलेक्ट्रिकल फोर्स सेम होना है, चार्ज अलग होने से भी इलेक्ट्रिकल फोर्स सेम ही रहता है। एक बार वर्टिकल इक्विलिब्रियम के लिए इक्वेशन लिखा, हॉरिजॉन्टल इक्विलिब्रियम के लिए इक्वेशन लिखा, अब इन्हीं दोनों को सॉल्व करने हैं। मेन काम यही था, मेन काम था ये इक्वेशन लिखना हॉरिजॉन्टल के लिए और एक वर्टिकल के लिए। तो वर्टिकल और हॉरिजॉन्टल दोनों का जैसे ही इक्वेशन लिख दिया, अब तुम्हें टेंशन चाहिए तो स्क्वायर करके ऐड कर दो, अगर हमें मास चाहिए तो रेशियो निकाल लो भाई, रेशियो निकाल लेंगे तो ठीक रहेगा, या थीटा चाहिए तो रेशियो निकालेंगे, टी साइन थीटा है उधर, इधर टी कॉस थीटा है, तो रेशियो निकालेंगे, टी टी कैंसिल हो जाएगा, टी का चक्कर नहीं, क्योंकि टी क्वेश्चन में नहीं दिया जाता, तो टी नहीं दिया गया है तो टी कैंसिल हो जाएगा, और रेशियो लेंगे तो सीधा टी टी कैंसिल, टैन थीटा आ जाएगा, ये रिलेशन। और बस इसके बाद तो इस रिलेशन के अकॉर्डिंगली हमें मास निकालना है तो मास निकाल लेंगे, इलेक्ट्रिकल फोर्स निकालने को होता तो इलेक्ट्रिकल फोर्स हो जाता है mg टैन थीटा। तो तुम्हें आगे का क्या काम करने हैं वो क्वेश्चन के डिमांड पे डिपेंड करता है, बट इन तरह के क्वेश्चन में, इस तरह के क्वेश्चन में जो बेसिक बात होता है वो ये होता है कि फोर्स एनालिसिस करके और वर्टिकल इक्विलिब्रियम का इक्वेशन लिख लिया जाए, हॉरिजॉन्टल इक्विलिब्रियम का इक्वेशन लिख लिया जाए, और बाकी उसके बाद मैथमेटिकली जो इसका ऑपरेशन करना है कर लो एज पर द रिक्वायरमेंट। अगर कैंसर हो गया है तो कैंसर का ट्रीटमेंट कर दो, और अगर कुछ और हो गया है तो ट्यूमर हो गया तो ट्यूमर का ऑपरेशन कर लो। मैथमेटिकल ऑपरेशन इज रिक्वायर्ड। फिजिक्स इतना ही हेल्प करेगा कि इक्विलिब्रियम के लिए नेट फोर्स 0 होने के कंडीशन में वो वर्टिकल इक्विलिब्रियम के लिए ये इक्वेशन दे दिया, हॉरिजॉन्टल इक्विलिब्रियम के लिए ये इक्वेशन दे दिया, उसके बाद फिजिक्स अपना हाथ खड़ा कर देगा। बाकी आपको जो रिक्वायरमेंट है आप लिखो, आप करो। बोलो रोशन ठीक है? यस सर। ऐसा ना बोलो। तो इसका स्क्रीनशॉट लेने की ज़रूरत है तो स्क्रीनशॉट ले सकते हो, नहीं तो आप छोड़ भी सकते हो। नोट कर लिया होगा तो बहुत अच्छी बात है, ट्राई भी किया होगा तुमने, लेकिन ये ध्यान रखना, अप्रोच ध्यान रखना। अब ये नहीं कि यही 3 क्वेश्चन हो सकते हैं, इसमें कुछ और भी पूछा जा सकता है। मान लो थीटा का ही वैल्यू निकालने को पूछा जा सकता था, तो चाहे थीटा निकालने को पूछे, टेंशन निकालने को पूछे, चार्ज के बारे में पूछे, ये चार्ज ही निकाल दो भाई, तो जब इक्वेशन मिल जाएगा तो मिल जाएगा। तो कुछ भी निकालना हो आपको ये 2 इक्वेशन जरूर रेडी करने हैं, और उसके बाद काम मैथ्स का। इसके बाद तो सॉल्व करना है, जैसा करना होगा वैसे करेंगे, लेकिन मेन है यही 2 इक्वेशन लिखना। और जिसके लिए एक टेंशन है ये, तो टेंशन का इधर का कंपोनेंट टी कॉस थीटा हुआ जो कि काउंटर बैलेंस करेगा mg को, और इस टेंशन का एक कंपोनेंट इधर होगा जो कि काउंटर बैलेंस किसको करेगा भाई, तो इलेक्ट्रिकल फोर्स ऑफ रिपल्सन को। ये जो रिपेल करेगा उधर का इक्वल एंड अपोजिट कंपोनेंट इधर ये है टी साइन थीटा, तो इधर वाला टी साइन थीटा, इधर वाला टी कॉस थीटा। बस वर्टिकल इक्विलिब्रियम के लिए ये इक्वल टू ये, और हॉरिजॉन्टल इक्विलिब्रियम के लिए टी साइन थीटा इज इक्वल टू इलेक्ट्रिकल फोर्स ऑफ रिपल्सन। बोलो ठीक है? यहाँ तक क्लियर है? मिटा दें इसको। तो टाइम भी हो गया है और ये टॉपिक भी हो गया, तो
आज का क्लास हम लोग इतना रहने देते हैं। आज हम लोगों ने न्यूमेरिकल सॉल्व किया, इक्विलिब्रियम और फोर्स एनालिसिस से रिलेटेड न्यूमेरिकल सॉल्व किया है। और नेक्स्ट क्लास में हमें न्यू सब टॉपिक दैट इज इलेक्ट्रिक फील्ड का हम लोग स्टार्टिंग करेंगे। इसलिए आपका काम क्या है भाई होमवर्क में? तो होमवर्क में आपका काम है इलेक्ट्रिक फील्ड का सौतेला भाई है ग्रेविटेशनल फील्ड। तो कम से कम चैप्टर 8 ग्रेविटेशन 11th क्लास उसको आप रिकैप कर लो। उसका कम से कम ग्रेविटेशनल फील्ड इंटेंसिटी एंड पोटेंशियल, ये दो बहुत इंपॉर्टेंट हैं, क्योंकि हम लोग जो अब पढ़ने जा रहे हैं वो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी पढ़ने जा रहे हैं। और ये जैसे होगा तो फिर आ जाएगा इलेक्ट्रिक पोटेंशियल आगे आएगा। तो फील्ड इंटेंसिटी एंड पोटेंशियल यही पढ़ने हैं इलेक्ट्रिकल, और इसलिए इसका सौतेला भाई ग्रेविटेशनल पढ़ लोगे तो तुम्हें इजी हो जाएगा समझना। इसलिए होमवर्क में यही है कि आप ग्रेविटेशन थोड़ा सा ग्रेविटेशन का हाफ पार्ट रिवाइज कर लो। केपलर्स लॉ छोड़ दो, वेरिएशन इन जी छोड़ दो, लेकिन ग्रेविटेशनल फील्ड इंटेंसिटी एंड ग्रेविटेशनल पोटेंशियल ये ज़रूर रिकैप कर लो। ठीक है, तो इसको स्क्रीनशॉट जिसको लेना था ले लिया। बस इसको आज बंद करता हूँ। हॉरिजॉन्टल इक्विलिब्रियम वर्टिकल इक्विलिब्रियम दोनों है। देखो भाई क्वेश्चन में कुछ नहीं लिखा, दो पेंडुलम इस तरह से हैंग किए हुए हैं ना भाई, सीलिंग से हैंग किए हुए हैं। तो ये हैंग किए हुए हैं तो इसका मतलब ये थोड़ी कि ऐसे ऐसे है, ऐसे ऐसे हो रहा है, उसका नहीं। ऐसे है और रिपेल होकर के ऐसे है, रुका हुआ है बेचारा, इक्विलिब्रियम में है। इट मीन्स द पेंडुलम इज बोथ जीरो एक्सेलरेशन इन वर्टिकल डायरेक्शन और जीरो एक्सेलरेशन इन हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन। मीन्स AX भी जीरो है और AY भी जीरो है, FX भी नेट जीरो है और FY भी नेट जीरो है, हॉरिजॉन्टल भी नेट फोर्स जीरो है, वर्टिकल भी नेट फोर्स जीरो है। हॉरिजॉन्टल नेट फोर्स जीरो है, इसलिए हॉरिजॉन्टली राइटवर्ड जो फोर्स होगा वही लेफ्टवर्ड फोर्स होगा, जो हमने यहाँ लिखा। और वर्टिकल में इक्विलिब्रियम है, नेट फोर्स जीरो है, इसलिए जितना अपवर्ड होगा उतना ही डाउनवर्ड होगा, वो हमने यहाँ लिखा T cos θ = mg। ठीक है, ये दो हमें इक्वेशन लिखना था, बाकी काम तो सॉल्व करने हैं, बाकी काम सॉल्व करने का है। और कोई डाउट है किसी को तो रुक जाए, क्लास तो खत्म हो गए। आपको ग्रेविटेशनल फील्ड इंटेंसिटी, हाँ बोलो बोलो क्या बोल रहे हो? हाँ, यूट्यूब लिंक मैं कल वाले एंट्रेंस क्लास का भी भेजूंगा और आज के क्लास का भी भेजूंगा, ग्रुप में डालूंगा। और ग्रेविटेशन का रिवीजन क्लास तो मैंने पहले ही दे दिया था, 2 डायमेंशनल मोशन के रिवीजन क्लास डालूंगा। ठीक है, इतना डाल दे रहा हूँ। 2 डायमेंशनल मोशन का एंट्रेंस क्लास जो चल रहा है उसमें 2 डायमेंशनल मोशन का मैं चाहता हूँ कि एक बार आप रिवाइज करके आएँ, उसके बाद बाकी जो डिफ़िकल्ट टॉपिक होगा वो डिस्कस करेंगे और MCQ प्रैक्टिस करेंगे। तो चलो, आप CBSE वाले क्लास के लिए कम से कम ग्रेविटेशनल फील्ड इंटेंसिटी एंड ग्रेविटेशनल पोटेंशियल पढ़ के आएंगे। और आज वाले क्लास का बिल्कुल नोट्स बनाते चलेंगे, एक रजिस्टर बनाते चलो, साथ में नोट्स बनता चले। नोट्स बनता रहेगा तभी रिवीजन टाइम में काम हो पाएगा। देखो भाई, फिजिक्स पढ़ना हो या कोई भी चैप्टर पढ़ना हो, कोई भी सब्जेक्ट पढ़ना हो, पढ़ना ईजी होता है। एक टीचर होंगे, पढ़ाएंगे, आप समझोगे, नोट करोगे, पढ़ लिया, समझ लिया, अंडरस्टैंडिंग बन गई। ये ईजी काम होता है, ये इजी काम है। लेकिन ये सीखे हुए बात को, समझे हुए बात को एग्ज़ाम तक कैरी करना, और एग्ज़ाम में उस पर क्वेश्चन आए और ऐसे ऐसे आपने 500-600 कॉन्सेप्ट जो फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ बायो में पढ़ा है उन सबको रख करके और एग्ज़ाम में प्रोड्यूस करना, ये चैलेंजिंग बात होता है। सीखना इजी है, रिटेन करना मुश्किल है। इसलिए मैं 11th का एंट्रेंस क्लास साथ साथ लेते चल रहा हूँ, रिवीजन क्लास, ताकि आप उसमें लिंकेज बनाए रखें। वो थोड़ा जल्दी जल्दी आपको कवर करने होंगे 11th में, जहाँ जहाँ आपके लूप होल हैं उसको ठीक करो, ताकि 11th भी पक्का हो जाए अक्टूबर तक और 12th भी पक्का होता चले। उसके बाद आप लेवल इम्प्रूवमेंट करोगे, वही गधे और घोड़ों में डिफरेंस लाएगा। तो ग्रेविटेशनल फील्ड इंटेंसिटी एंड ग्रेविटेशनल पोटेंशियल नेक्स्ट क्लास के स्टार्टिंग के 5 मिनट्स में मैं पूछूंगा। ठीक है, और जो बताते चलेंगे उनके लिए क्लैपिंग कर दूंगा।